करते कॉलम स्टार्ट। एक बात बताओ माय डियर स्टूडेंट, कभी भी इतना तुम न्यूमेरिकल सॉल्व किया, स्पेन का लेंथ कभी भी 22.2 करके कुछ नहीं आया होगा। गाइस यहाँ पे खुद से देखो, आई है, बी डब्ल्यू है, बी डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे हम रखे हैं। अरे रखे हैं यहाँ पे, अरे रखे हैं यहाँ पे, देखो ना, आई बी डब्ल्यू है, सब रखे हैं। बी डब्ल्यू का वैल्यू रखे हैं, अरे रखे हैं, बोलो रखे हैं। गाइस आप ही बताइए, हैव आई हैव जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ बी डब्ल्यू है, क्या मैंने पुट किया है? सिमरन बोलेगी, सिमरन पुट किया है, सिमरन बोलो। अरे पुट किया है यहाँ पे, देखो सारा। ये हाँ नहीं किया है ना, तो कितना पुट होगा, कितना पुट होगा? बस ये कर लो, ये छूट गया था ना, कितना पुट होगा, कितना पुट होगा? सर सुबह क्लास नहीं किए थे, नहीं पता। हाँ तो ये गाइस कितना होगा रे, कोई किया था, कितना होगा गाइस? बी डब्ल्यू विड्थ ऑफ द फ्लैंज, विड्थ ऑफ द वेव कितना होगा, कितना होगा? 10। खत्म। अब बस गाइस यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से गाइस आप मल्टीप्लाई कर दे गाइस, और ये देखिए वैल्यू कुछ नहीं, थोड़ा सा एगो आएगा, अंतर आएगा। देखो कितना आ रहा है, बस इसको कर लो गाइस, इसको कर लीजिए। तो सुबह में किया है, इसको कर लीजिए। ठीक है, कुछ है नहीं है, बस मेरा ये छूट गया था ना बाबू, छूट गया था, सब प्रोसेस सही है। यहाँ पे बी डब्ल्यू है, विड्थ ऑफ द वेव है, ये छूट गया था ना बाबू, यहाँ रख दो। अब देखो वैल्यू कितना आ रहा है, ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है देख लो, है ना, कुछ नहीं आएगा, सेम ही आएगा। 1225708, 51225708 33.33 गुने गाइस 10 और बटा गाइस 3000 और गुने गाइस 135 और प्लस गाइस 1250 और गुने गाइस 62.5। देखो ये वैल्यू गाइस मेरा आ रहा है इतना, जो इतना ही आ रहा था, जो ये चीज था। देखो सेम ही है 228। बस गाइस 8 के बाद जहाँ पे 3 को, यहाँ पे गाइस एक 3 और आ जाएगा, एगो 3 आ जाएगा। तो 2283.33 और यहाँ पे तुम 76 कर सकते हो, 76 कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे किलो न्यूटन में बात करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 228.3। ये छूट गया था रे भाई, बी डब्ल्यू वैल्यू नहीं डाले थे। अब गाइस कुछ नहीं है, डब्ल्यू आ चुकी है। अब डब्ल्यू का वैल्यू आपको यहाँ पे रख देना है, तो सिंपली क्या करो, जहाँ पे गाइस, जहाँ पे गाइस 22 है ना, इतना रख दीजिए, 228,333.76। इस वैल्यू को गाइस आपको रख देना है, रख देना है गाइस यहाँ पे 0.76, 228,333.76। और ये गाइस आपको यहाँ पे रख देना है 333.76, तो थोड़ा सा वैल्यू में अंतर आएगा, थोड़ा सा आएगा। ये चीज मेरा छूट गया था गाइस, 122570833 जो किया था सुबह का क्लास। हम तो बोले थे यार, जिसका सेशन मिस हुआ है वो डेफिनेटली क्या करो, वॉच कर लो। 333.76 और गुने गाइस 145। और ये वैल्यू देखो गाइस मेरा आ रहा है ना गाइस, ये आ रहा है देखो इतना 221, है ना गाइस, 221.26 पॉइंट पॉइंट 26। तो गाइस मीटर में कितना हो जाएगा, 2.22। बस ये गाइस मेरा छूट गया था, तो आप सुधार ले, क्योंकि मैं सुबह में जल्दबाजी में था, इस वैल्यू को नहीं डाला। बी डब्ल्यू विड्थ ऑफ द वेव है, यहाँ से कर लो गाइस, क्वेश्चन वोश्चन भी सुबह में निकाले थे, और ये चैप्टर इंट हो। ठीक है ना गाइस, तो आप लोग कर लीजिए भाई, जिसका बी डब्ल्यू मिसिंग था, जो क्लास किया था, बी डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे मैंने नहीं पुट किया था, इसलिए थोड़ा सा आंसर फ्लक्चुएट किया था। दिस इज एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर है, राइट आंसर। तो गाइज अभी तक हम लोगों ने देखो, सबसे बड़ा गाइज इंट्रोडक्शन वाला भी पार्ट दिस तुम लोगों को बहुत धाकर पढ़ाया है जी। इंट्रोडक्शन हो गया गाइज, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन हो ही गया गाइज, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन देख लेना, एक भी सिलेबस का चीज नहीं छोड़े हैं। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया गाइज, टारगेटेड है अब। उसके बाद गाइज हम लोगों ने एसएफडी पीएमडी शायद पढ़ा नहीं, पहले गाइज हम लोगों ने सीजीएन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा गाइज, सीजीएन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे भी हम लोगों ने चैन नहीं धरा। उसके बाद गाइज एसएफडी बीएमडी सब बहुत मार्वेलस क्लास है बाबू, बीएमडी। और उसके बाद गाइज हम लोगों ने स्ट्रेसेस इन बीम में दो चीज पढ़ा, स्ट्रेसेस इन बीम में गाइज हम लोगों ने दो चीज पढ़ा। कौन कौन पढ़ा? बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम,
और गाइस पढ़ा एक शेयरिंग स्ट्रेस। गाइस यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, शेयरिंग स्ट्रेस सब फिनिश कर दिए, शेयरिंग स्ट्रेस इन बीम। आज गाइस हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, देखो एक चैप्टर, 2, 3, 4, 5, यहाँ से गाइस 16 मार्क्स तो आ ही रहा है, तुम्हारा परीक्षा में छप गया है, या डेरिवेशन आ जाए, यहाँ से गाइस 16 मार्क्स छपा हुआ है क्वेश्चन, यहाँ से गाइस छपा हुआ है 16 मार्क्स, और इतना में गाइस रख लो, 16 मार्क्स रख ही लो, लेकिन इसमें क्या आएगा नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये सब फिक्स है। आज गाइस एक बहुत ही आसान चैप्टर तुम लोग के लिए स्टार्ट करते हैं, एवरेज भी स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर अच्छा है, बहुत ही आसान है, एवरेज स्टूडेंट्स फॉर एवरेज स्टूडेंट, जो कि है गाइस कॉलम एंड स्ट्रट, तो पढ़ लो ये गाइस, इससे भी गाइस एक 16 नंबर आने का संभावना है, तो इजी चैप्टर है, क्या है गाइस, इजी चैप्टर, तो इसको आज फिनिश करते हैं, कॉलम एंड स्ट्रट, ठीक है, ये चैप्टर हो जाएगा गाइस हम लोगों का, तो समझो एगो चैप्टर बचेगा, कल खत्म करेंगे। देखो आज यदि हम अच्छा पढ़ा देते हैं कॉलम एंड स्ट्रट, तो कल लास्ट क्लास हो जाएगा सोम का। तो गाइस मैथ्स थोड़ा हार्ड है यार, ठीक है ना, मैथ्स जो उधर जो लैप्लास, फॉरियर और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, वो तीनों बहुत ज्यादा हार्ड है, तो सबको बढ़िया से पढ़ाएंगे, नहीं समझा, तो ये सब खत्म हो जाएगा, बढ़िया यस रहेगा। हाँ स्टार्ट करें ना, स्टार्ट करें ना न्यू चैप्टर। यस सर। सुधार लिया, उसको सुधरवा दिए, ठीक है ना। चलो तो आसान चैप्टर है, बस सुबह वाला मतलब, में कुछ गलती था क्या सर? अरे बाबा यहाँ पे गलती नहीं था, छूट गया था BW, देखो BW का वैल्यू नहीं डाले थे, नहीं डाले थे BW, विथ ऑफ दी वेव डलाएगा ना, ये छूट गया था, यस ये नहीं सर। डाल पाए थे, ये डाले थे, देखो तो डाला हुआ है तेरा, है डाला हुआ, नहीं सर। ये डालो, ये तो छूटा, तुम तो बोला ही नहीं, बस तो यही था वैल्यू, थोड़ा सा अंतर इतना होगा, ये आंसर राइट है guys, ये छूट गया था, यही अच्छा तो करवा रुकिए। दिया ना भाई, करवा दिया, ये करवा दिया, करवा दिया, ठीक है, करवा दिया। आज हम लोग गाइस यस ये सर। चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉलम एंड स्ट्रट। मेरा सैंपल आएगा गाइस, सैंपल आज सुबह सुबह तक तुम लोग को मिलेगा, सैंपल क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना, सैंपल क्वेश्चन मिल जाएगा सुबह तक, उसको बना के जाइएगा एग्जाम में, यदि आप चाहते हैं कि हम सोम यस में सर। 60 एबव स्कोर करें, तो उसको बिना बनाए मत जाना, उससे क्वेश्चन लड़ेगा गाइस, देख लेना, भविष्यवाणी है मेरा, लड़ जाएगा। सर हाँ आज आपका बर्थडे है ना, तो आपको आज छुट्टी ले लेना चाहिए था। हाँ। देखो तुम जब बर्थडे का बात हैप्पी बोली बर्थडे थी सर। अच्छा हैप्पी बोलो, बर्थडे सर। अरे ठीक है सर ठीक है, पार्टी दे दीजिए सर। ओ क्या बात है गाइस, देखिए हम आपको बताते कुछ हैं, सब सुनिए सुनिए मेरी बातों को आप लोग सुनिए ध्यान से, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि गाइस नसीब मूवी का एक डायलॉग बहुत अच्छा है गाइस, यदि तुम लोग को कभी समय मिले तो गोविंदा साहब का नसीब मूवी देखो, और बहुत हो सकता है देखा आप भी बता होगा। दी सर सर देख डायलॉग। लिए सर, बहुत बार देखे हैं। हाँ तो उसमें गाइस बहुत अच्छा वो लाइन बोलते हैं गोविंदा साहब कि, वो मूवी का में अच्छा अच्छा डायलॉग है गाइस, तो उसी में उनका एक स्टेटमेंट, एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो हार्ट को टच करता है, मुझे लंबी उम्र की दुआ ना दो, जितनी गुजरी नागवार गुजरी, मुझे इस बात का खुशी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि मुझे इस बात का खुशी है कि चलो मेरी गम भरी जिंदगी का और एक साल तो कम हुआ, तो गाइस मेरा जिंदगी भी गम वाला है, नहीं समझा, तो एक गम यस खत्म हो सर। गया तो अच्छा है, तो खुशी का दिन है ना मेरे लिए, नहीं समझे, तो आज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा मन से पढ़ाएंगे, ठीक है ना गाइस, तो चलो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, है ना, क्योंकि समय कम है यार, सिंपल क्वेश्चन भी बनाना है, तो गाइस न्यू चैप्टर है सोम का, और आसान चैप्टर है, न्यू चैप्टर है गाइस, और एक आसान चैप्टर है जिसको आप टैकल कर सकते हैं, जिसको आप टैकल कर सकते हैं, जिसका नाम है कॉलम एंड स्ट्रट, सो इजी चैप्टर गाइस, है ना, तो इजी चैप्टर, कॉलम एंड स्ट्रट, कॉलम एंड स्ट्रट, कॉलम एंड स्ट्रट, कॉलम एंड स्ट्रट गाइस, न्यू चैप्टर है, कॉलम एंड स्ट्रट, कॉलम एंड स्ट्रट, तो गाइज यहाँ पे ध्यान दो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अब इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और चीजें को मन लगा के लिखिएगा, नोट्स अच्छे से कीजिएगा, बस देखते देखते सिलेबस फिनिश करना है गाइज, कॉलम एंड स्ट्रट, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गाइज कि कॉलम क्या होता है, एनी ऑफ यू गाइज
डिफाइन कर सकते हैं कि कॉलम क्या होता है? कॉलम क्या होता है, कोई डिफाइन कर सकता है? बहुत बार सुने हैं। कॉलम किसे कहते हैं? कॉलम किसे कहते हैं? कॉलम किसे कहते हैं? है ना गाइस? इट मे बी डिफाइन एज दी, है ना, it may be defined as the, it may be defined as the, it may be defined as the structural, क्योंकि स्ट्रक्चर का पार्ट है तो स्ट्रक्चरल, वर्टिकल और कॉम्प्रेशन मेंबर है, क्योंकि लोड गाइस इस पे ऊपर से एक्सियल ही आता है और कंप्रेसिव लोड आता है, तो इट मे बी डिफाइन एज द स्ट्रक्चरल, define as the structural vertical compression member, structural vertical compression member subjected to axial compressive load, subjected to axial compressive load। बहुत ही अच्छा डेफिनेशन लिख दिया गाइस, एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड, कॉम्प्रेसिव लोड क्या लिखा? इट मे बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल वर्टिकल कॉम्प्रेशन मेंबर, कॉम्प्रेशन मेंबर है जो कि कॉम्प्रेसिव, जो कॉम्प्रेशन मेंबर का मतलब क्या हुआ? वैसा मेंबर जो कॉम्प्रेसिव लोड को ले, यानी कॉम्प्रेसिव लोड को लेने वाला मेंबर कॉम्प्रेसिव मेंबर हुआ। कॉलम हमेशा खड़ा रहता है गाइस, कॉलम हमेशा खड़ा रहता है, कॉलम हमेशा गाइस खड़ा रहता है। देखो वहां पे कॉलम है, वहां पे कॉलम है ना, दरवाजा के जस्ट बगल में कॉलम है कि नहीं? यस कॉलम सर। है ना, ये वाला पोर्शन कॉलम का है, कॉलम है तो क्या लिखते हैं? ये वाला। इट मे बी Yes, डिफाइंड sir. एज दी स्ट्रक्चरल, तो पूरा स्ट्रक्चर का एक पार्ट होगा स्ट्रक्चरल, वर्टिकल खड़ा है, कॉम्प्रेशन क्योंकि कॉम्प्रेसिव लोड आ रहा है, सब्जेक्टेड टू एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड। तो गाइस ये होता है डेफिनेशन कॉलम का, ये गाइस एक आइडियल डेफिनेशन है ना। इट मे बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल, है ना, वर्टिकल कॉम्प्रेशन मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड, ठीक है ना। तो गाइस कॉलम को, कॉलम जब भी रहेगा तो ऑब्वियस सा बात है, यदि कॉलम की आप बात करें गाइस तो कॉलम हमेशा गाइस खड़ा रहता है, कॉलम हमेशा गाइस क्या रहता है? खड़ा रहता है, कॉलम हमेशा खड़ा रहेगा गाइस, ठीक है ना, कॉलम हमेशा खड़ा रहता है, कॉलम हुआ, ठीक है ना गाइस। कॉलम हमेशा कैसा रहता है गाइस? खड़ा रहता है, खड़ा रहता है, और इसके एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ लाइन से दिखा दे रहे, इसके एक्सिस के अलोंग गाइस लोड लगता है इसमें, और पी किलो न्यूटन जो लोड है वो गाइस मेरा कॉम्प्रेसिव लोड, वो गाइस मेरा कॉम्प्रेसिव लोड। तो कॉलम समझ के, तो स्ट्रट क्या होता है? तो स्ट्रट गाइस, है ना, स्ट्रट क्या होता है? एनी ऑफ यू गाइस डिफाइन कर सकते हो स्ट्रट क्या हो सकता है, स्ट्रट क्या हो सकता है ना? एक मिनट गाइस, हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो। चलो गाइस देखो, ये हो गया। तो गाइस स्ट्रट किसे कहते हैं? हाँ स्ट्रट कोई जानता है स्ट्रट किसे कहते हैं जी? स्ट्रट, स्ट्रट किसे कहते हैं? स्ट्रट, तो गाइस देखो स्ट्रट और कॉलम में थोड़ा सा अंतर होता है कि गाइस ये होगा गाइस, इट मे बी डिफाइन एज द स्ट्रक्चरल। गाइस क्या हो सकता है? स्ट्रट किसे बोलेंगे? ऑब्वियस सा बात है गाइस, स्ट्रट मेरा इंक्लाइन भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है, यानी गाइस इट मे बी डिफाइन एज द structural vertical or inclined compression member, it may be defined as the, it may be defined as the, it may be defined as the structural
structural, it may be defined as the structural, vertical or inclined compression member, inclined compression member, subjected to axial compressive load, axial compressive लोड। यानी कि गाइस मेरा जो स्ट्रट है वो गाइस मेरा क्या हो सकता है, हो सकता है खड़ा भी हो सकता है गाइस, इस तरह से वर्टिकल भी हो सकता है, इस तरह से गाइस वर्टिकल भी हो सकता है, इस तरह से गाइस मेरा इंक्लाइंड भी हो सकता है, इस तरह से गाइस मेरा इंक्लाइंड भी हो सकता है, इस तरह से गाइस मेरा इंक्लाइंड भी हो सकता है, इस तरह से गाइस मेरा इंक्लाइंड भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, इस तरह से गाइस मेरा इंक्लाइंड भी हो सकता है। तो गाइस ये सभी स्ट्रट, ये कभी गाइस क्या है, स्ट्रट है। तो ऑब्वियस सा बात है, देखो ये इंक्लाइंड है। तो गाइस यहाँ कंसेप्ट क्या कहता है कि जितने सारे कॉलम है वो स्ट्रट हो जाएंगे, है ना। नोट करके क्या लिख सकते हो कि ऑल दी कॉलम आर स्ट्रट। गाइस वर्टिकल वाला ये आ जा रहा है, तो ऑल दी कॉलम्स आर स्ट्रट, ऑल दी कॉलम्स आर गाइस स्ट्रट, आर स्ट्रट, सभी कॉलम गाइस स्ट्रट हैं। बट गाइस बट ऑल, क्योंकि इनक्लाइन वाला का भी कॉलम नहीं होगा, वो तो वर्टिकल होता है। बट ऑल स्ट्रट्स मे नॉट बी Column. कॉलम। समझ में आ गया ये कंसेप्ट। यानी कि गाइस कॉलम सर हमेशा खड़ा होगा, लेकिन स्ट्रट हमेशा इंक्लाइन या वर्टिकल हो सकता है। तो स्ट्रट कभी कॉलम नहीं हो सकता, लेकिन जितने सारे कॉलम है वो गाइस स्ट्रट हो जाएंगे। तो ये गाइस मेरा स्ट्रट और कॉलम हो गया गाइस, ठीक है ना, डेफिनेशन समझ गए। अब गाइस हम लोग एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे गाइस, है ना, कि टाइप्स ऑफ कॉलम, ठीक है ना गाइस, टाइप्स ऑफ कॉलम, ठीक है ना गाइस, टाइप्स ऑफ कॉलम, टाइप्स ऑफ कॉलम गाइस, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, है ना गाइस। देखो गाइस अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्म, सबसे पहले समझते हैं गाइस स्लेंडरनेस रेशियो। क्या समझते हैं गाइस, स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो। तो स्लेंडरनेस रेशियो को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं गाइस, इट मे बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, इट मे बी डिफाइन एज द, इट may be defined as the, it may be defined as the, ratio of, ratio of effective length of the column, effective length of the column, effective length of the column to the least, to the least radius of gyration, least radius of gyration, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। यानी ये क्या बोलता है गाइस, यह एक रेशियो है जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। तो गाइस इफेक्टिव लेंथ क्या होता है ना, यहाँ पे एक टर्म आ गया गाइस इफेक्टिव लेंथ, और जायरेशन तो समझते हो रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या हुआ गाइस, देखो इफेक्टिव लेंथ का मतलब सिंपली लिख सकते हो गाइस, इफेक्टिव लेंथ का मतलब कंसेप्ट समझिएगा, है ना गाइस, यानी कि दी पोर्शन या फिर द, यानी कि that portion of the column, क्या लिख सकते हो गाइस, the portion of the column, the portion of the column, the portion of the column, the portion of the column that actually take parts, that actually takes part, that actually takes part, actually takes part in buckling, takes part in buckling, takes part in buckling, है ना गाइस। क्या लिख सकते हो, द पोर्शन ऑफ द कॉलम दैट एक्चुअली टेक्स पार्ट इन बकलिंग, बकलिंग में गाइस टेक्स पार्ट करता है। जैसे कि देखो ये गाइस मान लीजिए कॉलम है, कॉलम का एक ईंट ऐसे रखती है, मान लो फिक्स कर दिए, दूसर का ईंट भी कॉलम का गाइस हमने जाम कर रखा है, तो गाइस लोड इसके एक्सिस के अलोंग आएगा, ये इसका एक्चुअल लेंथ हुआ,
ये गाइस मेरा एक्चुअल लेंथ हुआ, दिस इज द एक्चुअल लेंथ, है ना गाइस, एल एक्चुअल लेंथ हुआ। जब लोड आएगी गाइस, लोड इस पे आएगी तो ये किस तरह से बकल करता है, ये जो ऐसे ऐसे से मुड़ जाता है गाइस, ऐसे यहाँ से ऐसे इसका बनता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ तक तो सेम ही रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बकल में पार्टिसिपेट, ये चीज को बकल बोलते हैं, है ना। इसे घूम बेंड हो गया, ये गाइस बकल हो गया, तो ये गाइस मेरा होगा एल इफेक्टिव। यानी कि गाइस मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि, है ना, वैसा पोर्शन कॉलम का जो कि बकलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो मेरा एल इफेक्टिव होगा। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है गाइस, इसको लेमडा से दिखाते हैं। ये हो गया गाइस मेरा एल इफेक्टिव बाई रेडियस ऑफ जाइरेशन को आर मिनिमम, या फिर गाइस बहुत जगह इसको पे के से भी दिखाते हैं, के मिनिमम, है ना। और ट्वाइस गाइस तुमको पता है बाबू, आर मिनिमम निकालने का तरीका क्या होगा, सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, आई बाई ए। तो आई मिनिमम बटा गाइस ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये गाइस मिनिमम कैसे निकालोगे बाबू, कैसे निकालोगे, ऑब्वियस सा बात है सर, मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, ये दोनों में जो मिनिमम होगा दैट विल बी आई मिनिमम, और गाइस डिवाइड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये होता है गाइस स्लेंडरनेस रेशियो। देखो स्लेंडरनेस रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। स्लेंडरनेस रेशियो ये बताता है गाइस कि स्लेंडरनेस की वैल्यू, बात को समझिए, स्लेंडरनेस की वैल्यू, बात को समझिए, ये तो एल इफेक्टिव तो हो ही गया, आर मिनिमम, यदि गाइस आर मिनिमम का वैल्यू गाइस बढ़ेगा तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। आर मिनिमम का वैल्यू गाइस, आर मिनिमम का वैल्यू गाइस यदि बढ़ाते हो, रेडियस ऑफ जाइरेशन इफ वी इंक्रीज, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यदि आर मिनिमम बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे गाइस ध्यान हमें क्या देना है कि स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू जितना कम आएगा, है ना गाइस, स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू गाइस जितना कम आएगा, समझो उतना गाइस मेरी उसकी टेंडेंसी जो बकल करने की है उतना कम होगी, और हम चाहेंगे कि मेरा कॉलम कम से कम बकल करे, समझ में आया। यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस स्लेंडरनेस रेशियो लेमडा का क्या बताता है, लेमडा का ये बताता है कि गाइस ये बकलिंग टेंडेंसी, मतलब मेरा कॉलम का गाइस कितना वो लोड आएगा तो बकलिंग करने की टेंडेंसी उसकी क्या, क्योंकि गाइस जो लंबा लंबा कॉलम रहेगा उस पर लोड आएगा ना, तो वो गाइस देखो ऐसे करके, देखो सीधा है तो ऐसे हो जाएगा, बकल कर जाएगा। तो ये टेंडेंसी मेरा लेमडा डिसाइड करता है, स्लेंडरनेस रेशियो। तो गाइस स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू जितनी कम होगी, है ना गाइस, जितनी कम होगी, समझो गाइस वो उतना ही कम क्या होगा, उतना ही कम बकल करेगा, बकल करेगा, है ना। तो गाइस स्लेंडरनेस रेशियो बेसिकली डिसाइड दी बकलिंग टेंडेंसी ऑफ कॉलम, है ना गाइस। नोट नोट करके क्या लिखेंगे गाइस, स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो बेसिकली बेसिकली डिफाइंस बेसिकली डिफाइंस द बकलिंग टेंडेंसी, द बकलिंग टेंडेंसी बकलिंग टेंडेंसी ऑफ ए गिवन कॉलम, ऑफ ए गिवन कॉलम, ऑफ ए गिवन कॉलम। एक कॉलम गाइस जितना भी सिलेंडर रेडियस ऑफ गायरेशन जितना ज्यादा होगा, लेमडा की वैल्यू उतनी कम है, जितना लेमडा का वैल्यू कम रहेगा समझो उतना ज्यादा कम बकल करेगा, लेमडा का वैल्यू जितना ज्यादा आएगा उतना उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी बकल करने की, है ना गाइस। तो बकलिंग टेंडेंसी बताता है, तो इसको लिखो गाइस, लिख लिए, लिख लिए, यस नो सर। सर, रुकिए बा। पूरा लिखो। हो गया गाइस, हो गया। यस सर। यस सर। अब हम लोग गाइस पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम। क्या पढ़ लेते हैं गाइस, टाइप्स ऑफ कॉलम, कॉलम का टाइप्स, टाइप्स ऑफ कॉलम। तो बेसिकली गाइस तीन तरह के कॉलम हमें ध्यान रखने हैं, तीन तरह के कॉलम। देखो
तीन तरह के गाइस कॉलम को ध्यान से देखना। बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी थर्ड सेमेस्टर पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किए, पता है तुम लोग को? पता है? नहीं पता पता है सर। कि नहीं पता है? सर नो सर। हाँ तो जान लो। उसका भेड़ा पार कैसे लगेगा? क्वेश्चन बैंक से लग जाएगा सर उसका। क्या लग भगवान जाएगा? भरोसे सर। अच्छा, टाइप्स ऑफ कॉलम। कॉलम का गाइस तीन टाइप्स होता है, देखो ध्यान से समझना। टाइप्स ऑफ कॉलम, टाइप्स ऑफ कॉलम। एक को कहते हैं गाइस हम लोग, पहला होता है शॉर्ट कॉलम। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये शॉर्ट कॉलम है कि कौन कॉलम है? शॉर्ट कॉलम तो गाइस जिसकी स्लेंडरनेस वैल्यू 3 से कम होगी, जिसकी स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 3 से कम होगी, ये टाइप ऑफ कॉलम उस स्लेंडरनेस रेशियो, ए टाइप ऑफ कॉलम, ए टाइप ऑफ कॉलम, ए टाइप ऑफ कॉलम, ए टाइप ऑफ कॉलम, कॉलम, ए टाइप ऑफ कॉलम whose slenderness ratio, whose slenderness ratio, whose slenderness ratio, slenderness ratio is less than 3, is less than 3, is less than 3, जिसकी गाइस स्लेंडरनेस रेशियो 3 से कम होती है, इज लेस देन 3, उसको गाइस हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे गाइस? इज नोन एज शॉर्ट कॉलम, इज नोन एज शॉर्ट कॉलम, उसको गाइस हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। तो गाइस जो चीज जितना छोटा रहेगा, अरे कोई गाइस बकल कौन करता है, वो तुम खुद से अनुमान लगाओ, बकल कौन करेगा? जो जितना लंबा रहेगा उसकी बकल बकल करने की टेंडेंसी होगी, क्या गाइस? बेंड करने की उसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी। और जो बौना रहेगा गाइस वो बैठेगा, उसमें लोड लगा दोगे ऐसे तो वो पूरा क्या हो जाएगा? पीसा जाएगा। क्या? हाँ गाइस क्या होगा? माइक ऑफ कीजिए। क्या होगा? माइक ऑफ कीजिए। किसी का माइक ऑन है, अरे माइक ऑफ करो। गाइस बताओ, कोई चीज छोटा रहेगा, कोई चीज छोटा रहेगा गाइस, छोटा रहेगा, छोटा रहेगा, उस पे गाइस लोड आएगा, लोड आएगा तो वो पीसा ना जाएगा, अरे बकल करेगा। अरे कोई चीज लंबा आदमी ना झुकता है, अरे भाई बेंड करता है, और जो बौना रहेगा वो क्या होगा गाइस? वो क्या होगा? पीसा जाएगा, क्रश हो जाएगा। क्या? हाँ समझ रहे कंसेप्ट को? जो जितना ज्यादा लंबा रहेगा उसमें गाइस बकलिंग टेंडेंसी क्या होगी? बकलिंग मतलब बेंडिंग टेंडेंसी उतना ज्यादा होगी। और जो गाइस जितना छोटा रहेगा उसमें गाइस बकलिंग टेंडेंसी ना होगा, उसमें गाइस कौन सा टेंडेंसी होगा? कॉम्प्रेसिव लोड के चलते। कौन सा टेंडेंसी होगा? कॉम्प्रेसिव लोड के चलते कौन सा टेंडेंसी होगा? हाँ, क्रश होने का। और जो गाइस ये पी किलो न्यूटन है कॉम्प्रेसिव लोड, और जो जितना बड़ा रहेगा गाइस उसमें उतनी ज्यादा टेंडेंसी रहेगी बकल होने की। तो शॉर्ट कॉलम फेल कैसे करता है? शॉर्ट कॉलम फेल्स बाय क्रशिंग ओनली। क्या लिखोगे? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शॉर्ट कॉलम फेल्स, ये सब एमसीक्यू आ जाता है एग्जाम में, फेल्स बाय क्रशिंग ओनली, बाय क्रशिंग ओनली, क्रशिंग ओनली। समझ में आया? ये चीज है। दूसरा चीज आता है गाइस मेरा लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम गाइस क्या आता है? लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम। तो लॉन्ग कॉलम में क्या लिखिएगा कि ये टाइप ऑफ कॉलम हुज स्लेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन 3, ए टाइप ऑफ कॉलम, ए टाइप ऑफ कॉलम, ए टाइप ऑफ कॉलम, ए टाइप ऑफ कॉलम हुज स्लेंडरनेस रेशियो, हुज स्लेंडरनेस रेशियो, हुज स्लेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन 12। क्या होता है गाइस? जिसकी वैल्यू स्लेंडरनेस रेशियो की ग्रेटर देन 12 होगी, ग्रेटर देन 12, ग्रेटर देन 12 गाइस, ग्रेटर देन 12, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इज नोन एज लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम। इज नोन एज लॉन्ग कॉलम। और लंबा कॉलम क्रश नहीं होता है, वो क्या करेगा गाइस? वो कैसे फेल करेगा? बकल होके बेंड कर जाएगा। तो लॉन्ग कॉलम फेल्स इन बकलिंग ओनली, सब एग्जाम में पूछ देता है। लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम fails in buckling only, fails by
बाई बकलिंग ओनली, बकलिंग ओनली, बकलिंग ओनली। अब तीसरका का क्या होगा, उसको बोलेंगे गाइज इंटरमीडिएट कॉलम। थर्ड वन इज गाइज माई इंटरमीडिएट कॉलम, बीच वाला इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम। गाइस क्या लिखिएगा, वैसा कॉलम जिसकी स्लेंडरनेस रेशियो 3 से 12 के बीच में लाई करती है, 3 से 12 के बीच में, है ना गाइस, 3 से 12 के बीच में लाई करती है। ए टाइप ऑफ कॉलम, ए टाइप ऑफ कॉलम, ए टाइप ऑफ कॉलम whose slenderness ratio, whose slenderness ratio, whose slenderness ratio is lies between, is lies between, is lies between 3 and 12, between 3 and 12, 3 और 12 के बीच में ला करता है, 3 and 12 is known as intermediate column, is known as intermediate column, is known as intermediate column, is known as guys intermediate column। उसको गाइस हम लोग इंटरमीडिएट कॉलम कहते हैं, और इंटरमीडिएट कॉलम क्रॉसिंग में भी फेल कर सकता है और बकलिंग मतलब बोथ में फेल हो सकता है, क्योंकि वो बीच वाला पार्ट है। तो गाइस आप लिख सकते हो, है ना गाइस, कि क्या लिख सकते हो गाइस, क्या लिख सकते हो कि इंटरमीडिएट कॉलम फेल्स, है ना, इंटरमीडिएट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम, कॉलम फेल्स इन बकलिंग एज वेल एज क्रॉसिंग, बकलिंग as well as crushing, as well as crushing। ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग तीन तरह के कॉलम के विषय में। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंड कंडीशन। कॉलम का गाइस 3-4 गो इंड कंडीशन है, इसको भूलना मत, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी पूछ लेता है। इंड कंडीशन, इंड कंडीशन ऑफ ए कॉलम, इंड कंडीशन ऑफ ए कॉलम, इंड कंडीशन ऑफ ए कॉलम। ये टेबल को गाइस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। In condition of a column, in condition of a column। देखो इधर मिटा देते हैं, in condition of a column, in condition of a guys column, in condition of a column। देखो तो गाइस इन कंडीशन ऑफ ए कॉलम में एक टेबल हम बनाते हैं, है ना गाइस। इन कंडीशन इधर लिखते हैं, इधर गाइस मैं लिखता हूँ इन कंडीशन, इधर गाइस इन कंडीशन। दूसरा बनेगा उसका सिंबल, 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 उसका क्या बनेगा गाइस, सिंबल, सिंबल, ऐसा रहेगा सिंबल। तीसरा डिस्क्रिप्शन, 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 डिस्क्रिप्शन। चौथा बनाएंगे गाइस, चौथा बनाएंगे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बड़ा बनाएंगे। डिस्क्रिप्शन के बाद गाइस थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव मतलब समझ ही लो इफेक्टिवनेस, थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ। और फिर गाइस ये हो जाएगा मेरा प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ, प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ। तो हम लोग सोम में गाइस थ्योरेटिकल यूज करेंगे, और जब डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर 6th सेमेस्टर में पढ़ेंगे वहां पे प्रैक्टिकल वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सोम में गाइस हम लोग क्या यूज करेंगे, सोम में क्या यूज करेंगे, थ्योरेटिकल सर। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ Theoretic- इफेक्टिव लेंथ। लगभग थोड़ा सा ही अंतर होता है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में कोई बहुत ज्यादा का नहीं होता है। तो गाइस पहला हम लोग इसमें पढ़ते हैं बोथ इंड फिक्स्ड, क्या पढ़ते हैं गाइस, बोथ इंड्स आर फिक्स्ड, यानी कॉलम के दोनों इंड गाइस फिक्स्ड है। देखो इस तरह से
यदि कॉलम के दोनों एंड्स फिक्स है, देखो दोनों एंड्स फिक्स, तो गाइस जब इस पे लोड लगाते हो तो ये कुछ इस तरह से बकल करता है, इस तरह से ये गाइस बकल करता है, ये कुछ इस तरह से गाइस लोड की तरफ से बकल करता है। तो ये तो गाइस मेरा, ये गाइस मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा एल इफेक्टिव, और ये गाइस मेरा हो गया एल इफेक्टिव। बाबू ये क्या हो गया, एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव हो गया गाइस, ये गाइस मेरा हो गया एल इफेक्टिव। और ये गाइस मेरा क्या हो गया यहाँ से, ये गाइस मेरा हो गया एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ। तो यहाँ पे तुम एल एक्चुअल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एल एक्चुअल। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में बोथ इन फिक्स रहेगा। तो देखो फिक्सिसिटी के चलते ना ही तो गाइस हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होगा, मतलब ट्रांसलेशन नहीं होगा, है ना गाइस, है ना, नाइदर ट्रांसलेशन नॉर रोटेशन, ये कहने का मतलब हुआ, है ना। यानी कि गाइस आप लिख सकते हो रेस्ट्रेंट अगेंस्ट, रेस्ट्रेंट अगेंस्ट, रेस्ट्रेंट अगेंस्ट, रेस्ट्रेंट मतलब रोका जा रहा है, रेस्ट्रेंट अगेंस्ट ये भी समझा चुके हैं तुम लोग को, अगेंस्ट दी रोटेशन, रोटेशन मतलब गाइस घूमेगा नहीं, है ना, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन पूरी तरह से जाम कर चुके हैं, रेस्ट्रेंट दोनों पे है, रेस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट बोथ एंड्स, एट गाइस बोथ एंड्स, बोथ एंड्स। तो इसमें गाइस मेरा जो एल इफेक्टिव होता है ना, एल एक्चुअल इज इक्वल टू होता है गाइस, एल इफेक्टिव जो होता है ना थ्योरेटिकल वैल्यू वो होता है गाइस मेरा 0.65, यानी एल इफेक्टिव जो होता है गाइस, एल इफेक्टिव जो होता है डियर स्टूडेंट, एल इफेक्टिव जो होता है गाइस, एल इफेक्टिव जो होता है वो गाइस मेरा होता है 0.65, 0.65 इंटू एल एक्चुअल, एल नहीं इसको पहले थ्योरेटिकल बोल रहा है ना, तो थ्योरेटिकल में गाइस सीधे लिखोगे L/2, यानी एल एक्चुअल का बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, जो एक्चुअल लेंथ है उसका हाफ हो जाएगा सीधे। और इसमें गाइस यदि हम लोग जाते हैं तो इसमें हम लोग यूज करते हैं 0.65 इंटू एल एक्चुअल, इंटू एल एक्चुअल, ये गाइस मेरा हो गया बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड गाइस फिक्स्ड, बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड फिक्स्ड। अब गाइस बोथ एंड फिक्स के बाद दूसरा चीज हम लोग क्या लिखते हैं कि बोथ एंड मेरा हिंज है, बोथ एंड्स आर हिंज, बोथ एंड्स आर हिंज, दोनों हिंज हिंज है, हिंज का साइन ऐसे रहेगा, ऐसे हिंज, ये गाइस मेरा ऐसे हिंज। तो इसमें जो गाइस मेरा लोड के चलते ना, लोड जब यहाँ पे लगाओगे इस तरह से, तो ये गाइस इसका जो व्यू बनेगा वो गाइस कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ये यहीं से गाइस ऐसे ऐसे जाएगा, यहीं से ऐसे ऐसे जाएगा, और ये गाइस वैल्यू मेरा हो जाएगा, इसको गाइस हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे, एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव, ये गाइस मेरा एल इफेक्टिव हो गया। और एक्चुअल भी गाइस मेरा सेम है, एल एक्चुअल भी गाइस मेरा सेम ही है, एल एक्चुअल भी गाइस मेरा सेम ही है, एल एक्चुअल भी सेम है। तो गाइस इस स्थिति में यहाँ पे एल इफेक्टिव इज इक्वल टू, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू गाइस एल एक्चुअल के बराबर होगा इसमें, थ्योरेटिकल में मतलब जो एल इफेक्टिव है वही एल एक्चुअल है, और यहाँ पे भी गाइस प्रैक्टिकल वैल्यू में भी 1 टाइम्स, तो 1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, यही है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही होता है थ्योरेटिकल, और ये बराबर होता है जब हिंज फिक्स होता है, तो फिक्स होता है। तो अब तीसरका वाला जो कंडीशन है, तीसरका वाला जो कंडीशन है गाइस, तीसरका वाला जो कंडीशन है उसमें हम बोलते हैं, इसमें क्या होगा, है ना, देखो इसमें गाइस, इसमें क्या होगा डिस्क्रिप्शन करेंगे तो, है ना, है ना, इसमें होगा गाइस, है ना, रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट अगेंस्ट मतलब ट्रांसलेशन नहीं होगा, रेस्ट्रेंट अगेंस्ट, अगेंस्ट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, restraint against translation at both ends, at both ends, है ना, restraint against translation at both ends, but guys not restraint against rotation, क्योंकि guys रोटेट दोनों जगह कर जाएगा, क्योंकि देखो यहीं से निकल रहा है, but not restraint against rotation
against rotation at both ends मतलब गाइस इसमें ट्रांसलेशन नहीं हो सकता लेकिन भाई नॉट रेस्टेंट है मतलब रोटेशन हो सकता है नॉट रेस्टेंट। ये डिस्क्रिप्शन हो गया। तीसरा वाला लिखेंगे वन इंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज। वन इंड फिक्स्ड, एक इंड गाइस फिक्स है, वन इंड फिक्स्ड एंड अदर इंड फ्री एक इंड फिक्स है दूसरा इंड गाइस फ्री है। तो देखो ये मान लीजिए इधर मैंने फिक्स कर दिया और इधर गाइस मैंने ऐसे कर दिया। तो गाइस इससे क्या हुआ, ये गाइस यहाँ पे ये ऐसे हो गया। तो ये गाइस मेरा गाइस ये जो है मेरा ये गाइस मेरा हो जाएगा एल इफेक्टिव। दिस इज गाइस माई एल इफेक्टिव। और ये जब मेरा एल इफेक्टिव हो गया, एल इफेक्टिव यहाँ से तो नहीं होगा, कहाँ से होगा, यहाँ से जहाँ से बेंडिंग स्टार्ट होता है, ये ना डेफिनेशन का एल इफेक्टिव। तो गाइस एल एक्चुअल क्या हो गया, पूरा यहाँ से ये गाइस मेरा हो गया एल एक्चुअल गाइस। तो इसमें क्या होगा बच्चा, इसमें क्या होगा पता नहीं क्या होगा सर। इसमें गाइस इसमें जो मेरा एल इफेक्टिव होता है ना बाबू, एल इफेक्टिव जो होता है वो सीधे एल एक्चुअल का रूट अंडर 2 होता है। जबकि ये गाइस मेरा वैल्यू एल इफेक्टिव का प्रैक्टिकल का ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है एमसीक्यू में। 0.80 एक्चुअल। यहाँ पे गाइस क्या होगा, रेस्ट्रेंट अगेंस्ट ट्रांसलेशन। देखो रेस्ट्रेंट क्या लिखोगे, रेस्ट्रेंट अगेंस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन दोनों जगह नहीं होगा। ट्रांसलेशन रेस्ट्रेंट अगेंस्ट ट्रांसलेशन एट बोथ एंड्स ट्रांसलेशन नहीं होगा, बोथ एंड्स है ना रेस्ट्रेंट अगेंस्ट ट्रांसलेशन एट बोथ एंड्स but restraint against rotation at one end and but restraint against rotation at one end है ना, but restraint against rotation at one end and not restraint against rotation against rotation at the other end। देखो विशेषता बता रहा है इंड कंडीशन का, रेस्ट्रेंट अगेंस्ट ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के अगेंस्ट रेस्ट्रेंट बोल रहा है तो भाई चलो ठीक है, फिक्स या हिंज हो सकता है, बट रेस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन इंच ये पूरा फिक्स हो गया और एक जगह पे रोटेशन दे रहा है, यानी हिंज का बात हो रहा है, पता चल गया ये है गाइस। और चौथा क्या हुआ, वन इंड फिक्स्ड एंड अदर इंड फ्री एक इंड फिक्स है दूसरा इंड फ्री है, तो फिक्स है तो लो फिक्स है, और दूसरा गाइस इस तरह से, यानी एक इंड गाइस आपका फिक्स है इस तरह से, एक इंड गाइस आपका फिक्स है, एक जगह फिक्स है ऐसे। तो गाइस इसका जो बनता है ना लोड जब इसमें लगता है ना गाइस, इसमें बहुत विचित्र तरह से इसका कर्व बनता है। इसका कर्व गाइस कुछ इस तरह से बन जाता है, देखो ये, और ये गाइस मेरा हो जाता है एल इफेक्टिव यहाँ पे ऐसे बन जाता है, जबकि एक्चुअल मेरा इतने रहता है। ये गाइस मेरा एल एक्चुअल रहता है, ये ऐसे ही रहता है एल एक्चुअल। तो यहाँ पे गाइस जो एल एक्चुअल है ना, एल इफेक्टिव होता है ना बाबू, एल इफेक्टिव जो होता है, एल इफेक्टिव वो होता है टू टाइम्स एल एक्चुअल, और इसमें भी सेम ही होता है, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल एक्चुअल। तो इसका डेफिनेशन है ना गाइस, है ना, देखो रेस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, रेस्ट्रेंट अगेंस्ट rotation restraint against rotation and translation at both end
ट्रांसलेशन एट बोथ एंड्स, एट बोथ एंड्स, है ना गाइज, नहीं एट वन एंड्स, रेस्ट्रेन अगेन ट्रांसलेशन एंड, है ना, एट वन एंड गाइज, इस जगह पे कुछ नहीं होगा, रेस्ट्रेन अगेन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट वन एंड, but not restrained, not restrained, restrained, restrained against rotation and translation, against rotation and translation, rotation and translation, translation at the other end, at the other end. ये गाइस डिस्क्रिप्शन हो गया इसका। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये टेबल इज सो मच इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, ये टेबल जिंदगी में भूलना मत। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे, आरआरबी, जेई, जेएसएससी, जेई, एसएससी, जेई, बीएसएससी, वहां पे ये कंडीशन पूछ देता है कि बोथ इन फिक्स रहेगा तो इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू क्या होगा, तो ऑप्शन में देख लेना कि प्रैक्टिकल के हिसाब से दिया है कि थ्योरेटिकल के हिसाब से दिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसको आपको याद रखना है, जिसको आपको याद रखना है। चलो आ जाएगा इस बोर्ड नंबर 1 में। हाँ सर, रुकिए सर। हाँ, इस टेबल को एकदम मेमोराइज कर लेना, ठीक है ना, काफी काम देने वाला है, काफी काम देने वाला है। आसान कंडीशन है, यदि फिक्स रहता है तो रोटेशन ट्रांसलेशन में होगा, हिंज रहेगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, रोटेशन हो जाएगा गाइस, बस यही कंडीशन है, यहाँ कुछ नहीं है। तो नॉट रेस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट द अदर एंड, इसको कभी कभी ऐसे नहीं लिखेगा, आसान भाषा में नहीं लिखेगा, ऐसे भाषा में लिख देगा, तो तुमको इंड कंडीशन के हिसाब से इफेक्टिव लिखना है, इसलिए डिस्क्रिप्शन कर दिया, क्योंकि होशियार है वो वन इन फिक्स एंड अदर इन फ्री नहीं लिख के तुमको ये लिखेगा, तो ये लिखेगा तो पढ़ के तुमको ये समझना और इफेक्टिव का वैल्यू लेना है। तो सोम में गाइज हम लोग कौन सा डेटा यूज करने वाले हैं, सोम में, ये गाइज हम लोग सोम में यूज करना, ये गाइज हम लोग किस में यूज करेंगे, सोम में, और ये डेटा किस में यूज करेंगे गाइज, वहाँ पे आरसीसी डिजाइन सर। करते हैं टीएसएस में, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में। जोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएशन होता है, उससे ज्यादा नहीं गाइज, है ना, नहीं होता है। चलो, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट तुमको थ्योरी ऑफ क्रशिंग के विषय में और थ्योरी ऑफ बकलिंग का कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं अच्छे से, थ्योरी ऑफ क्रशिंग और बकलिंग का कॉन्सेप्ट तुमको सिखाते हैं। चलिए चलिए, महेंद्र सिंह धोनी बोल दो गाइस, आ जाए बोर्ड नंबर 1 में, आ जाए, यस सर। अच्छा से बना दो, हो गया, हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, 6 दिसंबर से हम लोग पढ़ रहे हैं यार, आज 5 मार्च हो गया है। स्टार्टिंग हम लोग का सफर का कब से हुआ था, 6 मार्च 5 दिसंबर। 5 दिसंबर से। हाँ 5 दिसंबर से, और आज गाइज 5 मार्च हुआ, तो लगभग पक्का पक्की 3 महीना हो गया है। और हम लोग गाइज कितना सिलेबस, जबकि हम 3 ही सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो हम कितना यस सिलेबस सर, फिनिश किए गाइज, कितना फिनिश किए लगभग, इसमें तो 90% ये खत्म कर हो गया दिए। सर। यस सर, सोम यदि ये कल हम लगभग ले खत्म। लिए ना, मन लगा के यदि कल हम 2 क्लास यदि सुबह शाम ले लेना, तो कल ही तुम्हारा सोम लास्ट हो जाएगा, और तुम लोग को भी फायदा रहेगा, तुरंत सिंपल क्वेश्चन बनाना, तो जो रेगुलर हमसे पढ़ा है उसका तो मेरे साथ सिलेबस खत्म होगा, और जो हमसे नहीं है इधर यस उधर सर। करके नहीं समझा, बीच में करता फिर छोड़ देता, सुबह का क्लास छोड़ दिया, फिर उसका रिकॉर्डिंग नहीं देखा, तो वो तो पिछड़ गया, वो पिछड़ गया, तो उसको तो पहले वो रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, तब जाके गाइज चीजें कैप्चर होगी, नहीं तो जो मेरे साथ सफर तय किया उसका तो गाइज कल हो सके तो सोम 3rd सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग जेयूटी का क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, सिंपल क्वेश्चन बनाओ आराम से, क्योंकि देखो फेल लड़का लोग 2 सब्जेक्ट में करेगा, 3 सब्जेक्ट में हम तुमको बता रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल में नहीं लड़का फेल करेगा, और ऑटो कैड में भी नहीं फेल करेगा, क्योंकि दोनों थ्योरी टाइप से हैं, कुछ कुछ लिख लाख के भर देगा, लेकिन सोम में फेल कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है सोम में फेल करने का, क्योंकि प्योर ब्रांच पेपर है, जाएगा इसमें, सर्वे में फेल कर सकता है, और मैथ 3 में फेल कर सकता है। ये देखो इंटीग्रेशन से पूछ लिया तो हो सकता है पास उस कर जाए, लेकिन गाइस यदि उधर से पीछे से पूछा, कभी कभी ये भी होता है, पीछे से पूछा तो लटक जाएगा,
तो मैथ 3 डिजास्टर्स, यानी 3 सब्जेक्ट गाइस फेल करवा सकता है तुम लोग को, समझा। सोम सर्वे मैथ। चलिए आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 1 में, आ जाए। हाँ आ जाए बच्चा, आ जाए, बोलो आ जाए गाइस। लिख लिए सर, लिख लिए सर। यस सर। अब हम लोग गाइस 2 कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। शॉर्ट कॉलम किसमें फेल करता है तुम ही बताओ, शॉर्ट कॉलम किसमें फेल करता है? शॉर्ट कॉलम किसमें फेल करता है सर? वो ना पीसा जाएगा सर, पीसा जाएगा। वो क्या होगा? क्रशिंग में सर। क्रशिंग, हाँ। क्रशिंग का लोड तो कॉम्प्रेसिव है रहेगा, लोड कंप्रेसिव है रहेगा गाइस। देखो ध्यान से समझो, कंसेप्ट को समझो। देखो 2 कंसेप्ट हम तुमको यहाँ पे डील करते हैं, थ्योरी ऑफ क्रशिंग का, है ना, और गाइस थ्योरी ऑफ बकलिंग का। कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें आसान है, नॉट सो मच टफ, टफ नहीं है। देखो 2 कंसेप्ट तुम लोग को डील कर, 2 कॉन्सेप्ट डील करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ क्रशिंग का, एक कॉन्सेप्ट है गाइस थ्योरी ऑफ क्रशिंग का, एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है गाइस, ये कॉन्सेप्ट है क्रशिंग का। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रशिंग, ध्यान से समझिएगा चीजें, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रशिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रश, क्रश मतलब क्या होता है? पिसा जाना ना गाइस, क्या हो गया? यस सर। पिसा जाना। गाइस बौना चीज पिसा जाएगा, क्या बोलता है? बौना चीज पिसा जाएगा, शॉर्ट चीज। गाइस लोड मेरा कॉम्प्रेसिव ही रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी क्रशिंग ऑफ कॉलम मींस फेलियर ऑफ कॉलम, कॉलम तो फेल कर ही रहा है, टेक्स प्लेस बाय कॉम्प्रेशन, दैट इज कॉलम गेट क्रश्ड इनटू पीसेस, है ना गाइस। ये अच्छा लाइन यहाँ लिखा हुआ है, बेहतर लाइन है कि क्रशिंग का मतलब गाइस क्या है। क्रशिंग का मतलब देखो, क्रशिंग, क्रशिंग ऑफ कॉलम मींस, क्रशिंग ऑफ कॉलम मींस, क्रशिंग ऑफ कॉलम मींस failure of column takes place, failure of column takes place, failure of column, failure of column takes place, failure of column takes place, failure of column takes place by compression, by compression। लोड मेरा compression रहेगा गाइस, है ना, compression, है ना, that is column get, that is column get, column get crushed into pieces, crushed into pieces, पीस पीस में, टुकड़ा टुकड़ा में विभक्त हो जाएगा। क्रशिंग ऑफ कॉलम किसमें लेता है गाइस? क्रशिंग ऑफ कॉलम, क्रशिंग ऑफ कॉलम, क्रशिंग ऑफ कॉलम, क्रशिंग ऑफ कॉलम टेक्स प्लेस इन शॉर्ट कॉलम, टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस इन शॉर्ट कॉलम, इन शॉर्ट कॉलम, इन शॉर्ट कॉलम, इन शॉर्ट कॉलम यूजुअली या जनरली गाइस, इसी में फेलियर होता है। तो गाइस बस इसका जो फॉर्मूला है बेसिकली क्रशिंग स्ट्रेस, यानी गाइस देखो क्रशिंग स्ट्रेस, क्रश करवा दिया, क्रशिंग स्ट्रेस, या फिर गाइस इसी को तुम लोग ना, हाँ क्रशिंग स्ट्रेस ही बोलो गाइस, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्रश कर गया। तो गाइस लोड मेरा कैसा रहेगा? कॉम्प्रेसिव लोड, कॉम्प्रेसिव लोड, कॉम्प्रेसिव लोड, कॉम्प्रेसिव लोड बाय गाइस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम, ऑफ द कॉलम। यानी गाइस जो कॉलम बौना है, जो कॉलम बौना है सर, शॉर्ट कॉलम, है ना, बौना कॉलम गाइस पेडस्टल हो सकता है, अभी सब पूरा को तुम लोग नहीं जानेगा, बस इतना जान लो गाइस कि छोटा कॉलम है, छोटा कॉलम है। तो छोटा कॉलम में एक चीज याद रखिए, बौना कॉलम को गाइस पहचानने का एक आसान सा सरल तरीका भी है,
एक आसान तरीका इसका गाइस, क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो क्रॉस सेक्शन तो मेरा ऐसे ही आएगा गाइस, क्रॉस सेक्शन ही ऐसा ही आएगा, क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स। तो ये गाइस मेरा बी, ये गाइस मेरा डी हो गई सर, ये डी हो गई इसकी मोटैया, और ये गई इसकी चौड़ैया। तो गाइस कहता है, और ये गाइस इसका लेंथ हो गया। तो यदि तुम इसको शॉर्ट कॉलम डिफाइन करते हो ना, तो गाइस इसका जो लेंथ है काफी ज्यादा कम होता है बी के रेस्पेक्ट में, और ये जो लेंथ होता है गाइस काफी ज्यादा कम होता है डी के रेस्पेक्ट। और सिंपल सा बात है, स्लेंडरनेस रेशियो गाइस क्या होता है, क्या होता है गाइस स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है गाइस, क्या होता है, क्या होता है, लेस देन 3 होता है, लेस देन गाइस 3 होता है, लेस देन 3 होता है, ये पकड़ लेंगे। और ये चूंकि इस पर गाइस कॉम्प्रेसिव लोड आया, पीसी कॉम्प्रेसिव लोड आया, और ये गाइस की क्रॉस सेक्शनल एरिया गाइस, क्रॉस सेक्शनल एरिया की यदि हम बात करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें गाइस, तो सिंपली क्या हो जाएगा, बी इंटू डी हो जाएगा, बी इंटू डी हो जाएगा। और ये गाइस मेरा कॉम्प्रेसिव लोड पिसा गया, कॉम्प्रेसिव लोड आया और गाइस क्या हो गया, पिसा गया, है ना। जैसे कैसे जाता में गाइस औरत लोग पहले जमाना में गाइस कैसे आटा पिसाता था बताओ, एगो गाइस रहता था पीसने वाला, यस चक्की सर। ना क्या बोलता था गाइस, है ना। यस और सर। उसमें औरत लोग गाइस डालती थी क्या, गेहूं, गेहूं और सर। पीसाता था, है ना। अब वो पहले जमाना में तो मिल हुआ नहीं करता था गाइस, क्या उसी तरह से पीसा जाएगा गाइस। क्रशिंग, क्रशिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव लोड और बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया, मतलब क्रश हो गया, क्रश हो गया गाइस। यानी कि ये फेनोमेना क्या हुआ, क्रशिंग का। तो छोटा जो कॉलम होगा ना, शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम में जनरली ये चीज देखने को मिलता है, शॉर्ट कॉलम में। अब बकल कौन करेगा, बकल मतलब बेंडिंग हुआ, बकलिंग ऑफ कॉलम में भी डिफाइन एज द बेंडिंग ऑफ कॉलम, बेंड कर गया, है ना गाइस। इसको हम थोड़ा कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। बकलिंग को ही गाइस हम लोग, है ना, है ना, देखो अब इस चीज को समझते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट है, थोड़ा थोड़ा है, कंसेप्ट को ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगी चीजें, ऐसी बात नहीं है। कंसेप्ट ऑफ क्रशिंग हो गया, अब कंसेप्ट ऑफ बकलिंग समझते हैं गाइस। कॉन्सेप्ट ऑफ बकलिंग, 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 कॉन्सेप्ट ऑफ बकलिंग। तो गाइस कॉन्सेप्ट ऑफ बकलिंग को ध्यान से समझते हैं गाइस। ये कुछ नहीं है रे बाप, थोड़ा डेफिनेशन समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बकलिंग का। देखो, बकलिंग ऑफ कॉलम मींस गाइस बेंडिंग ऑफ कॉलम, ठीक है ना। देखो देखो, बकलिंग ऑफ कॉलम, बकलिंग ऑफ कॉलम, बकलिंग ऑफ कॉलम, buckling of column may be defined as the bending of column, may be defined as the, may be defined as the, defined as the bending of column, may be defined as the bending of column, may be defined as the bending of column। इसका थोड़ा सा गाइस हम डिस्क्रिप्शन इलुस्ट्रेट करते हैं, देखो तो फिर फिगर से भी समझाएंगे। when the compressive load, when the compressive load, compressive load, when the compressive load get increased and increased, है ना, when compressive load get increased, increased and increased, increased and increased, increased and increased, है ना, है ना, then in that case, है ना, then in that case लोड बिकम इसेंट्रिक। इस कंसेप्ट को समझाते हैं, लोड बिकम इसेंट्रिक, लोड बिकम इसेंट्रिक, लोड बिकम इसेंट्रिक, एंड ड्यू टू इसेंट्रिक लोड, एंड ड्यू टू इसेंट्रिक लोड, एंड ड्यू टू इसेंट्रिक लोड, एंड ड्यू टू इसेंट्रिक लोड बेंडिंग मोमेंट टेक्स प्लेस, है ना, बेंडिंग मोमेंट टेक्स प्लेस, बेंडिंग मोमेंट takes place,
bending moment takes place. Bending moment takes place, and under this bending moment, and under this bending moment, column start to bend. Column start to bend. Column start to bend. This phenomena of bending of column, this phenomena, इस घटना को, this phenomena of bending of column, this phenomena of bending of column is known as buckling of column, या फिर crippling. Buckling of column या फिर गाइस इसी को हम लोग क्रिपलिंग ऑफ कॉलम के नाम से जानते हैं. देखो, क्रिपलिंग ऑफ कॉलम, ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखिए बहुत मस्त लाइन लिखा, मक्खन वाला लाइन है. देखो क्या लिखा है बच्चा. देखो, बकलिंग जनरली, यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हैं. बकलिंग ऑफ कॉलम generally takes place in long column. देखो भोजपुरी में गाना है गाइस, तोहरा नामे कह दिहले हैं सारी जिंदगानी. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट पेपर है सिविल का, कि यदि इसका नॉलेज नहीं रहेगा तो आप स्ट्रक्चर में चलना तो दूर खड़ा नहीं हो पाइएगा. ये गाइस बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट है टू स्टडी द स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिजाइन पेपर. समझा? बहुत कंसेप्ट है यार, एक कंसेप्ट. जब किताब में इतना मोटा किताब हम पढ़ते थे गाइस, साला समझ में नहीं आता था क्या है बकलिंग. देखो कितना मस्त टाइप से तुमको समझाते हैं. देखो ये गाइस मान लीजिए यहाँ पे फिक्स करके एक कॉलम को मैंने खड़ा कर दिया. अब गाइस क्या है, अब इसका एकदम बेसिक फंडामेंटल समझे, जो हम अपने जमाने में जब तुम लोग के जैसा थे तो एनालिसिस करते थे. ये गाइस इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हो गया. ठीक है. अब गाइस जब हम लोग काटी ठोकते हैं, मान लो गाइस एक चीज पे तुम काटी ठोक रहे हो. मान लो गाइस ये मेरा कॉलम है. ठीक है, इजी ए गाइस, ये मेरा कॉलम है. दिस इज गाइस, यू आर सीइंग दिस इज अ कॉलम गाइस. दिस इज अ कॉलम है. इस पे गाइस मैं यहाँ पे रख दिया इस तरह से. आई हैव डन इट. और उसके बाद गाइस पूरा ठोक रहे हैं, एक्सियल लोड लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं. तो गाइस जब एक्सियल लोड लगा रहे हो तो गाइस जब कस के लगाओगे तो एकाएक क्या होगा, इसका इफेक्ट के चलते जो इस पे लगा रहे हो गाइस, या फिर हम लोग इसी पे ऐसे लगा रहे हैं, इसी पे गाइस देखो, इसी पे गाइस हम ऐसे लोड लगा रहे हैं, कॉम्प्रेसिव लोड लगा रहे हैं एकदम कस के लगा रहे हैं. इतना बहुत इंक्रीज करते जा रहा है. इंक्रीज करते करते कभी इसका एक्सिस पे नहीं लगे गाइस, हट जाएगा. क्या लिखा है, when the compressive load get increase and increase, then in that case load become eccentric. तो लोड यानी गाइस जब लोड का मैग्नीट्यूड बढ़ा दोगे, है ना, जब एकाएक गाइस इसको पूरा कस के बढ़ाएंगे तो ये गाइस अपना इस अवस्था को छोड़ के कहाँ पे आ जाएगा, हट जाएगा. कुछ क्या हो जाएगा गाइस, हट जाएगा. और ये डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी E. The distance between the longitudinal axis and the point of action of load, उसको हम लोग गाइस क्या बोलते हैं, eccentricity. क्या बोलते हैं गाइस, the distance between the longitudinal axis and the point of action of loading is known as eccentricity. तो देखो when the compressive load है, ये है जब आप compressive load को बढ़ाते चले जाइएगा, get increase and increase, तो आपका compressive load गाइस इसेंट्रिक compressive load हो जाएगा. क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक हो जाएगा. और जब इसेंट्रिक हो गया तो P into E क्या क्रिएट किया, मोमेंट. क्या क्रिएट किया गाइस, मोमेंट. अब मोमेंट का काम क्या है, मोमेंट लीड्स टू
मोमेंट्स लीड्स टू क्या होगा रे? बेंडिंग। बेंडिंग। यानी ये गाइस तुम्हारा कॉलम को क्या करेगा गाइस, ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम अब गाइस मेरा बेंड होने लगेगी। ये गाइस मेरा कॉलम कुछ इस तरह से गाइस बेंड होने लगेगी। इस तरह से गाइस कॉलम मेरी बेंड होने लगेगी। देख रहा है इस तरह से बेंड हो गया। बेंड कराया मतलब बेंड करवा दिया, मोड़ दिया। तो वो लाइन को पढ़ो, मक्खन वाला लाइन है, महेंद्र सिंह धोनी यस का सर। बोलो गाइस। व्हेन द कॉम्प्रेसिव लोड गेट इंक्रीज एंड इंक्रीज, मतलब बेटा बढ़ाते चले गए, कॉलम है, लोड बढ़ाते चले गए, तो ये बीच में नहीं लगेगा, इसेंट्रिक हो गया। इसेंट्रिक हो गया, जैसे ही इसेंट्रिक हुआ ड्यू टू इसेंट्रिक लोडिंग, है ना गाइस। अब इसेंट्रिक हो गया तो ड्यू टू, अब लोड मेरा इसेंट्रिक हो गया, इसेंट्रिक कॉम्प्रेसिव लोड हो गया, तो गाइस क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो गया। एंड अंडर दिस बेंडिंग मोमेंट कॉलम स्टार्ट टू बेंड, क्योंकि गाइस ये क्या काउज कर दिया, मोमेंट इसेंट, ये गाइस मेरा बेंडिंग सर। इसेंट्रिक लोड है, इसेंट्रिक लोड है हट के, तो पी इंटू मोमेंट, मोमेंट काउज किया, बेंडिंग काउज कर दिया, और इसके चलते गाइस कॉलम में बेंडिंग होने लगा। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, बकलिंग ऑफ कॉलम या फिर क्रिपलिंग ऑफ कॉलम, है ना गाइस। यानी कि वो कौन सा लोड है, वो कौन सा लोड है जिसपे कॉलम बकल करना स्टार्ट किया, ये। यानी गाइस यही मेरा इसेंट्रिक लोड या फिर यही इसेंट्रिक कॉम्प्रेसिव लोड गाइस मेरा बकलिंग लोड कब कहलाएगा। ऐसा थोड़ी है कि इसेंट्रिक आया तो तुरंत गाइस बकल हो गया। यानी उस लोड, यानी कि दैट वैल्यू ऑफ द इसेंट्रिक लोड दैट काउज बकलिंग इन द कॉलम, दैट काउज बकलिंग इन द कॉलम। यानी गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बकलिंग लोड और क्रिपलिंग, क्योंकि गाइस मेरा लॉन्ग कॉलम किसमें फेल करता है, इसीलिए यूलर साहब ने अपना थ्योरी दिया है। यूलर साहब ने क्या बोला कि जब आप लॉन्ग कॉलम डिजाइन कीजिएगा तो लॉन्ग कॉलम का चांसेस किससे फेलियर का होता है बाबू, किससे फेलियर का होता है सर, लॉन्ग कॉल। क्रिपलिंग या फिर बकलिंग में होता है। बकलिंग यस सर। क्रिपलिंग कुछ में उसमें होता है। तो उस लोड को पहले फाइंड कर लो। अरे भाई जब मेरा शरीर क्या होगा गाइस, जब मेरा शरीर, ऑब्वियस सा बात है, जब भी नाक में मेरा धूलकन जाएगा तो हमको स्नीजिंग होने लगता है। स्नीजिंग मतलब खुजली या फिर हाँ। इरिटेशन या फिर यस गाइस सर। छींक आने लगता है, तो हम लोग गाइस जनरली मास्क लगा के बाहर निकलेंगे, प्रोटेक्शन अपना बॉडी का लेना है। तो उसी तरह जब कॉलम, लॉन्ग कॉलम में चांसेस है बकल करने का, तो उस कॉलम, उस लोड को ही फाइंड कर लो। यूलर साहब ने अपना थ्योरी दिया, यूलर्स थ्योरी, है ना, यूलर्स थ्योरी फॉर लॉन्ग कॉलम, है ना, यूलर्स लोड, क्रिपलिंग लोड, यूलर्स लोड को गाइस हम लोग, है ना, यूलर्स थ्योरी फॉर द क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड, इस तरह से गाइस यूलर्स थ्योरी फॉर द क्रिपलिंग लोड, यानी क्रिपलिंग लोड या बकलिंग लोड, यानी वो लोड जो कॉलम को क्या करा दे रहा है, कॉलम को क्या करा दे रहा है, बकल करा दे रहा है। यानी बकल गाइस सर। बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड क्या हुआ, यानी यही लोड गाइस मेरा क्या हो जाएगा, बकलिंग या क्रिपलिंग हो जाएगा, जब कॉलम में क्या क्रिएट कर देगा जी, क्या क्रिएट कर देगा, बकलिंग क्रिएट कर देगा। तो गाइस यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं गाइस, क्या लिख सकते हैं, बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड, क्या लिख सकते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बकलिंग लोड और गाइस क्रिपलिंग लोड, बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड के विषय में लिख सकते हैं गाइस, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं गाइस कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड अंडर व्हिच कॉलम स्टार्ट टू बकल, द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, यानी वो लोड का मैग्नीट्यूड कितना वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड under which column, under which column, under which column, under which column, under which column start to buckle, buckle का मतलब तो आप समझ गए, start to buckle, start to buckle मतलब bending, is known as buckling load, 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 या फिर गाइस इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिपलिंग लोड, क्या बोलते हैं गाइस, बकलिंग लोड, या फिर गाइस इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिपलिंग लोड। यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड अंडर व्हिच, यानी गाइस यही लोड तुम्हारा कहलाएगा बकलिंग लोड, यदि ये कॉलम को क्या करा दिया, बकल करा दिया। तो जो यूलर साहब थे, यूलर साहब की थ्योरी इस्तेमाल होती है लॉन्ग कॉलम का डिजाइन करने के लिए, यानी यूलर्स थ्योरी फॉर दी बकलिंग और लोड और क्रिपलिंग लोड, यानी यूलर्स फॉर्मूला की मदद से तुम निकालोगे कि वो बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड क्या होगा जिसपे कॉलम मेरा बकल कर जाएगा, और जब उस लोड को उसी लोड पे डिजाइन करो, यानी शत्रु जितना ताकतवर है हम उतना ही गाइस उस हिसाब से अपने आप को डिजाइन करके रखेंगे, तो हम सेफर जोन में रहेंगे,
अरे शत्रु जितना ताकतवर है हम उतना ताकतवर हम भी रहेंगे तो हम सेफर जोन में रहेंगे ना जी। तो इसीलिए यूलर साहब ने Yes, sir. फॉर्मूला दिया, यूलर्स थ्योरी फॉर द क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड जो होता है गाइस पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और उसको उन्होंने डिराइव किया। तो डेरिवेशन इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। डेरिवेशन तुम लोग का डिप्लोमा लेवल में नहीं पूछेगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और अधिक से अधिक पूछेगा, अधिक से अधिक पूछेगा गाइस। यूलर साहब ने जब फॉर्मूला डिराइव कर रहा था तो उन्होंने क्या एजम्पशंस लिया था, क्या एजम्पशंस लिया था, ये पूछता है थोड़ा सा, ये गाइस पूछा पूछी होती है। चलिए ये पूछा पूछी होती है। तो मैं आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 1 बोर्ड 2 गाइस, मैं आई प्रोसीड फॉर बोर्ड Yes, 2। sir. Yes, sir. चलिए चलिए कम ऑन गाइस, कम ऑन जोश लाओ। चलिए सर सोचो यार गाइस, हम लोग जब पढ़ते थे गाइस चैप्टर 1 और 2 पढ़े थे तो कितना दिन वो चला था, कितना दिन चला था गाइस, याद करो। 1 महीना चल गया था सर। हाँ है ना, गेम हो गया ना, गेम हो गया। और हाँ अभी सर। हम किस रफ्तार में बैटिंग कर रहे हैं, धोनी इज ऑन फायर, है ना गाइस, धोनी इज सर ऑन के फायर। रफ्तार में सर। स्ट्राइक रेट कितने का, स्ट्राइक है वो भी गए 200 का सर। आराम से बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं रे भाई, है ना, जैसे तैसे बैटिंग कर रहे हैं तो आउट हो जाएंगे ना, आउट हो जाएंगे। कल सफाया हो जाएगा सोम का, सोम का सफाया। सोम पे बहुत ध्यान देना बाबू, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है सिविल इंजीनियरिंग यस का। सर। चलो इसीलिए अच्छा से पढ़ा भी दिए समय लेके। चलिए अब गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गाइज, है ना, यहाँ पे क्या है देखो, बहुत मस्त लाइन लिखते हैं, यूलर्स थ्योरी फॉर द क्रिपलिंग लोड। यूलर्स, है ना, यूलर्स फॉर्मूला भी नाम है इसका, यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला फॉर द क्रिपलिंग लोड, या फिर गाइज उसी को बकलिंग लोड बोलते हैं, क्रिपलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड, या फिर गाइज उसी को हम लोग बकलिंग लोड भी बोलते हैं, उसी को गाइज हम लोग बकलिंग लोड भी कहते हैं, उसी को गाइज बकलिंग लोड भी बोलते हैं। यूलर्स फॉर्मूला फॉर द क्रिपलिंग लोड और गाइज बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड और गाइज बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड, यानी यूलर साहब ने वो लोड का वैल्यू निकाला, है ना, उस लोड का वैल्यू निकाला जिसपे मेरा कॉलम क्या हो जाए, क्या हो जाए रे लड़का, बकल कर जाए। बैंड कर जाए। यस सर। हाँ बेंड कर जाए, बकल कर जाए, समझा, ये कॉन्सेप्ट है यूलर्स फॉर्मूला फॉर द क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड। उसके लिए यूलर साहब ने फॉर्मूला दिया। तो गाइस यूलर साहब ने फॉर्मूला दिया, है ना, तो गाइस यूलर्स फॉर्मूला इज वैलिड, है ना, यूलर्स फॉर्मूला ऑफ क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड इज वैलिड फॉर ओनली लॉन्ग कॉलम। यहाँ नोट करके एक लाइन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे गाइस, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे गाइस, लिखेंगे, लिखेंगे गाइस यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला फॉर द क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड, फॉर द क्रिपलिंग लोड, फॉर द क्रिपलिंग लोड, फॉर द क्रिपलिंग लोड, फॉर द क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड और बकलिंग लोड और बकलिंग लोड is valid for, is valid for, is valid for only, is valid for only, is valid for only long column, long column के लिए valid है। तो गाइस ये चीज याद रखना, ठीक है ना, यूलर्स फॉर्मूला सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड है ना। तो यूलर्स हैड गिवन द फॉलोइंग फॉर्मूला, है ना, यूलर्स हैड गिवन, यूलर्स हैड गिवन, had given the following formula, the following formula, Euler's had given the following formula, following formula to evaluate, to evaluate the buckling load
और क्रिपलिंग लोड, बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड और लॉन्ग कॉलम और लॉन्ग कॉलम और लॉन्ग कॉलम. Eulers had given the following formula to evaluate the buckling load और crippling load for long column. तो गाइज यहाँ से देखो Eulers फॉर्मूला, यानी कि गाइज Eulers फॉर्मूला फॉर द क्रिपलिंग लोड. तो गाइज क्रिपलिंग लोड को PC लिखो या हाँ Eulers फॉर्मूला है ना. ये गाइज मेरा क्या हो गया, लोड हुआ, लोड यानी लोड, बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड. ये गाइज बकलिंग लोड इसको बोले, बकलिंग लोड को किसे दिखाएं, ई से, क्योंकि यूलर्स के द्वारा है तो ई लिखा हुआ है. बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड बाय यूलर, क्रिपलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड बाय यूलर, बाय यूलर, बाय यूलर है ना. बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड बाय यूलर इज इक्वल टू गाइज, बाबा जी ने कंसेप्ट क्या दिया था, बाय पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बटा एल इफेक्टिव का स्क्वायर. और एल इफेक्टिव के बारे में भी तुमको हम कंसेप्ट दे चुके हैं. तो बाबा जी ने ये कंसेप्ट दिया था, पीई इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ई आई मिनिमम एल इफेक्टिव का स्क्वायर. ये पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम एल इफेक्टिव का स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम एल इफेक्टिव का स्क्वायर. ये फॉर्मूला है बकलिंग लोड का और क्रिपलिंग लोड का. मतलब इससे जो लोड की वैल्यू आएगी, इसी लोड को लेकर तुम फिर कॉलम डिजाइन करोगे. ठीक है ना. ये गाइस यूलर्स फॉर्मूला फॉर द क्रिपलिंग लोड ये है, जहां पे गाइस पीई तो लिखिए दिए, ई है गाइस यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वेयर 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 गाइस, वेयर E is equal to Young's modulus of elasticity, Young's modulus of elasticity of the column material, of the column material, of the guys column material, column material, column material. I minimum mean minimum guys कैसे लिखेगा, minimum of I xx, minimum of I xx निकालने तुम जानता है वही सेंट्रोइडल एक्सिस, और I y c सेंट्रोइडल एक्सिस. और गाइस एल इफेक्टिव तुमको पता होना चाहिए, ये हुआ गाइस इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, लेंथ ऑफ द कॉलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम डिपेंड्स ऑन द इंड कंडीशन, डिपेंड्स ऑन द इंड कंडीशन ऑफ द कॉलम, इंड कंडीशन ऑफ द कॉलम. महेंद्र सिंह धोनी बोलो गाइस एक बार. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. तो इस चीज का कंसेप्ट और लेते हैं, कंसेप्ट लेते हैं, तुम लोग को थोड़ा समझाते हैं, बहुत अच्छा चीज. उससे पहले गाइस एग्जाम में जो चीजें आएगी वो ये चीजें लिखने आ जाती है, ये चीजें लिखने आ जाती है, जिसको हम लोग बढ़िया से लिखेंगे. पहला है ना गाइस, एजम्पशंस मेड बाय यूलर, है ना, एजम्पशंस मेड बाय यूलर, एजम्पशंस मेड बाय यूलर, मेड बाय यूलर, made by Euler to derive Euler's, to derive the crippling, है ना, crippling load और buckling load, crippling load और buckling load और buckling load for the long column, for the long column, for the long column में क्या क्या assumption है, ये गाइस लिखने आता है एग्जाम और आने की प्रबल चांसेस है. ये जंक्शंस मेड बाय यूलर्स टू डिराइव द क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड फॉर लॉन्ग कॉलम. इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको लिखते हैं, इसको याद कर लेना, हम भी अपने जमाने में याद किए तो बहुत ही आसान है. पहला लिखेंगे गाइस, कॉलम शुड बी परफेक्टली इनिशियली स्ट्रेट, इनिशियल में स्ट्रेट होगा एंड सब्जेक्टेड टू एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड. अच्छे से मक्खन वाला लाइन है, 7 पॉइंट है गाइस, सातों को अच्छा से जॉट डाउन कर लीजिए कॉपी में. कॉलम शुड बी परफेक्टली स्ट्रेट,
perfectly straight, column should be perfectly straight initially, यानी प्रारंभिक अवस्था में गाइस वो एकदम स्ट्रेट रहेगा initially and straight initially and subjected to axial compressive load, axial compressive load, axial compressive load, axial compressive load, यानी कॉलम शुड बी परफेक्टली स्ट्रेट इनिशियली, प्रारंभिक अवस्था में कॉलम पूरी तरह से स्ट्रेट रहेगा और एक्सियली यानी एक्सिस के अलोंग में कॉम्प्रेसिव लोड लगेगा। दूसरा लॉन्ग कॉलम है गाइस, जब लॉन्ग कॉलम है तो द लेंथ ऑफ द कॉलम शुड बी वेरी मच ग्रेटर, ऑब्वियस बात है, लॉन्ग कॉलम में तो लेंथ गाइस उसके लीस्ट लेटरल डायमेंशन से या क्रॉस सेक्शन का जो डायमेंशन है उससे ज्यादा ही रहेगा। द लेंथ ऑफ द column should be very much greater than its lateral dimension, lateral dimension। देखो इसको और अच्छा से एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, मान लीजिए गाइस ये मेरा लॉन्ग कॉलम है, ये गाइस मेरा लॉन्ग कॉलम है, ये गाइस मेरा लॉन्ग कॉलम है ना गाइस, लॉन्ग कॉलम है तो इसका लेंथ, और यदि यहाँ पे गाइस हम क्रॉस सेक्शन कट करता हूँ तो गाइस इसका क्रॉस सेक्शन मान लीजिए ये है, ये गाइस मेरा बी है और ये गाइस मेरा बी है। अकॉर्डिंग टू एजम्पशन लेंथ बहुत ज्यादा बी से होना चाहिए और लेंथ गाइस बहुत ज्यादा डेप्थ से होना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। तीसरा पॉइंट, द मटेरियल ऑफ द कॉलम है ना इलास्टिक, क्योंकि गाइस सोम कैसा मटेरियल, कैसा जो सोम स्टडी किस तरह के मटेरियल के लिए करता है, बताओ किस तरह के बॉडी के लिए स्टडी करता है? इलास्टिक बॉडी सर। इलास्टिक बॉडी। तो गाइस कॉलम का मटेरियल हुक्स लॉ, जो इलास्टिक रहेगा वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। तो द मटेरियल ऑफ द कॉलम फॉलोज द मटेरियल ऑफ द कॉलम, ये परीक्षा में आता है लिखने के लिए, ठीक है ना, 8 मार्क्स में आएगा। हमारा गाइस सैंपल क्वेश्चन बनाना है जरूरी, दीपक सर का सोम में सैंपल क्वेश्चन बना लीजिएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, जेयूटी तुमको हिला नहीं पाएगा सोम में गाइस, नहीं हिला पाएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं। द मटेरियल ऑफ द कॉलम, कल पर इंतजार करो, द मटेरियल ऑफ द कॉलम, द मटेरियल ऑफ द कॉलम, द मटेरियल ऑफ द कॉलम follows the Hooke's law, follows the Hooke's law, follows the Hooke's law, follows the Hooke's law, the material of the column follows the Hooke's law। obvious बात है, इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है, the material of column should be homogeneous and isotropic, homogeneous और isotropic का मतलब समझा ही चुके हैं, है ना, ये चीज भी लिख लो। the material of the column, the material of the column, the material of the column should be the material of the column should be homogeneous and isotropic, homogeneous and isotropic 5वां नंबर। द वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस विल बी ग्रेटर देन डायरेक्ट स्ट्रेस। देखो ये कंसेप्ट तुम लोग को अभी समझ में आएगा नहीं, है ना, कि आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। हाँ ये चीज समझाए थे ना गाइस, इसेंट्रिक लोड के चलते कौन सा स्ट्रेस पैदा होता है, बताओ तो कौन सा स्ट्रेस पैदा होता है? डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस। ये भी गाइस जब तुम याद करो कॉन्सेप्ट हम ये दिए ही है गाइस तुम लोग को। तो गाइस यहाँ पे भी जब लोड रहेगा तो दो तरह का स्ट्रेस पैदा होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू हमेशा डायरेक्ट स्ट्रेस से गाइस क्या होगा, ज्यादा होगा, ये भी एजम्पशन माना गया है। द वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, the value of bending stress should be greater than
शुड बी ग्रेटर देन द डायरेक्ट स्ट्रेस। हमेशा याद रखो इसेंट्रिक लोड के चलते डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस पैदा होता है। इसको हम पूरा गाइस इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट में डील किए थे। तो बेंडिंग स्ट्रेस गाइस हमेशा डायरेक्ट स्ट्रेस से ज्यादा होगा। छठा नंबर एक पॉइंट लिख सकते हो गाइस, छठा नंबर की द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम शुड बी यूनिफॉर्म। वो गाइस यूनिफॉर्म होना चाहिए, बीडी होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक समान होना चाहिए। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम शुड बी यूनिफॉर्म होना चाहिए गाइस, शुड बी यूनिफॉर्म होना चाहिए गाइस, शुड बी यूनिफॉर्म होना चाहिए। और सातवां नंबर सेल्फ वेट जो कॉलम करेगा उसको नेग्लेक्ट करके चलना। ये सब एजम्पशंस को मान के ये फॉर्मूला डिराइव किया गया यूलर साहब के द्वारा। सेल्फ वेट ये आता है परीक्षा में लिखने के लिए, सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम, सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम, सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम, सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम गेट इग्नोर्ड, इग्नोर करना है गाइस, उसको हटा के चलना। ये लिख लीजिए इसको अच्छे से, लिख लीजिए। सर इससे न्यूमेरिकल्स नहीं आता है ना सर? काहे नहीं आएगा न्यूमेरिकल, अभी तो कहानियां पढ़ा रहे हैं। सोम का मतलब है न्यूमेरिकल। कौन बोला तुमको कि नहीं आता है? 16 नंबर का न्यूमेरिकल, 16 नंबर का क्या है गाड़ी लड़का? न्यूमेरिकल सर। सर थ्योरी भी कुछ आता है क्या इसमें? हाँ थ्योरी आएगा पास करने के लिए 16 नंबर का। और कंसेप्ट पता आ जाए बोर्ड नंबर 1 में आ जाए। यस सर। चलो चलो गाइस चलो, नोट्स अच्छा से बना रहे हैं ना? नोट से तो बना रहे हैं सर, और कर क्या रहे हैं? नोट से तो बना रहे हैं गाइस। 2-2 घंटे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा तो तबाही मच जाएगी। तबाही मच जाएगी। अभी का क्लास गाइस 10 तारीख तक क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेशन मिस मत कीजिए। मेरे साथ फिनिश करोगे तो फायदा रहेगा। जो लड़का गाइस मेरा सेशन मिस भी हुआ तुरंत रिकॉर्डिंग देख के नोट्स कंप्लीट कर लिया है उसका फायदा है, क्योंकि गाइस बहुत ही कम समय है, बहुत ही कम समय है गाइस। एक दिन भी बिना पढ़े तुम बर्बाद कर रहे हो, इसका मतलब तुम रिस्क ले रहे हो। क्योंकि फॉर्म पढ़ाने के बाद गाइस ये इतिहास रहा है, फॉर्म भराने के 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर क्या हो जाता है, एग्जाम हो जाता है। सर। इसलिए आप दिक्कत में फंस जाइएगा बाबू, ठीक है ना? चलो अब कुछ और एक आधो अच्छा अच्छा कंसेप्ट सिखाते हैं तुम लोग को, है ना? और सिखाते हैं यूलर्स फॉर्मूला फॉर वेरियस इन कंडीशन ऑफ कॉलम। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर दी वेरियस, फॉर दी वेरियस, फॉर दी वेरियस इन कंडीशन, इन कंडीशन, इन कंडीशन ऑफ द कॉलम, ऑफ द कॉलम। ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, यूलर्स फॉर्मूला फॉर द वेरियस इन कंडीशन ऑफ द कॉलम। तो पहला गाइस यदि हम लिखते हैं, देखो ये भी बहुत अच्छा चीज है, कॉलम इन कंडीशन और यूलर्स फॉर्मूला एक तरफ हम बनाते हैं, कॉलम्स इन कंडीशन, कॉलम इन कंडीशन, कॉलम इन कंडीशन, कंडीशन, कॉलम इन कंडीशन। और इधर गाइस हम लोग बनाते हैं यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, है ना?
बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही गाइस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पहला देखो बेसिक समझो, बोथ इंड फिक्स्ड है, बोथ इंड फिक्स्ड, बोथ इंड फिक्स्ड। अब इसका डिस्क्रिप्शन तुमको पता है, बार बार कितना लिखेंगे, जो तो समय लगेगा। तो गाइस यहाँ पर यूलर्स फॉर्मूला P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम होता है बाबू, और एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ये जनरलाइज फॉर्मूला होता है। लेकिन गाइस जब बोथ इंड फिक्स रहता है तो एल इफेक्टिव कितना के बराबर होता है, एल इफेक्टिव कितना के बराबर होता है, बोलो कितना के बराबर होता है सर, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम, और यहाँ पे थ्योरेटिकल यूज करेंगे तो एल इफेक्टिव होता है सर एल एक्चुअल का, एल एक्चुअल का क्या होता है, हाँ। 10 सर। तो गाइस यहाँ से कितना हो गया, 4 ऊपर चल गया, 4 पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बटा गाइस क्या हो गया, बटा क्या हो गया रे लड़का, एल एक्चुअल का स्क्वायर, या फिर गाइस ऐसे लिख सकते हो, या फिर एल एक्चुअल सफिक्स में है ये, समझा। दूसरा, यदि गाइस वन इन फिक्स्ड है, वन इंड गाइस फिक्स्ड है, वन इंड फिक्स्ड है, एंड अदर इंड गाइस, अदर इंड गाइस क्या है, फ्री है, वन इंड फिक्स एंड अदर इंड फ्री, तो गाइस पी का वैल्यू क्या होगा, पी का वैल्यू क्या होगा बोलो, जनरलाइज फॉर्मूला तो यही होगा, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बटा गाइस एल इफेक्टिव का स्क्वायर, एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो गाइस एल इफेक्टिव इसमें कितना होता है बोलो, कितना होता है, कितना होता है रे बच्चा, बच्चा जैकी बाबा, जग्गू बाबा, कितना होता है, 2 गुने पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बटा महेंद्र सिंह धोनी। गाइस क्या होता है, महेंद्र सिंह धोनी। कोई दिक्कत, तो इंड कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला लगाना बाबू, समझा, वहाँ इंड कंडीशन देख लेना, तो ये जनरलाइज फॉर्मूला होता है, जनरल, और एल इफेक्टिव इंड कंडीशन के हिसाब से वेरी करता है, फॉर्मूला बढ़ जाता है। इतना तुम फॉर्मूला रटोगे हर कंडीशन के लिए तो पकड़ा नहीं जाओगे, तो सिर्फ एक फॉर्मूला रखना है, इंड कंडीशन सिर्फ याद रखना है। तीसरा, तीसरा क्या रखोगे, बोथ इंड गाइस क्या रखिएगा, बोथ इंड, बोलो ना रे, बोथ इंड्स आर हिंज, बोथ इंड्स आर हिंज, बोथ इंड्स आर हिंज गाइस। यदि बोथ इंड हिंज है तो जनरलाइज फॉर्मूला तो वही हो गया, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बटा गाइस क्या हो गया, बटा एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे इस स्थिति में क्या होता है, एल इफेक्टिव किसके बराबर होता है, बोलो, बोलो रे बच्चा, बच्चा किसके बराबर होता है, नहीं बोलेंगे सर, एल एक्चुअल का स्क्वायर, एल इफेक्टिव एल एक्चुअल का स्क्वायर होता है, तो सिंपली गाइस यही चीज हो गया इसमें, इसमें तो कोई अंतर ज्यादा हुआ नहीं बच्चा, ई आई मिनिमम बटा एल एक्चुअल। ओ माय गॉड, महेंद्र सिंह धोनी बार बोल दो गाइस, नहीं बोलेंगे। ओ माय गॉड, अब गाइस वन इंड फिक्स्ड, वन इंड गाइस फिक्स्ड, वन इंड फिक्स्ड एंड अदर इंड फ्री, अदर इंड फ्री। तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई गाइस मिनिमम बटा एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो गाइस यहाँ से क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया बच्चा, जितना चिल्ला लीजिए एको बार नहीं बोलेंगे, एल एक्चुअल, 2 टाइम्स एल एक्चुअल होता है इसका गाइस स्क्वायर, तो सिंपली कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया रे बाबू, महेंद्र सिंह धोनी गाइस। अब इसको तुमको बोलेगा ये सारा ही फॉर्मूला हम 4 इन कंडीशन के हिसाब से बताएं, तो इसमें से गाइस पूछेगा यूलर्स, है ना, ये गाइस क्या है, बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड बाय यूलर्स फॉर्मूला। तो बकलिंग लोड सबसे ज्यादा किस तरह के कॉलम के इंड कंडीशन में आता है, सबसे ज्यादा इसमें आता है, एल एक्चुअल एक्चुअल देखते जाओ सम में, है ना गाइस, सम में। तो सबसे ज्यादा किस में आएगा गाइस, सबसे ज्यादा किस में आएगा, तुम ही बताओ, है ना। इसको गाइस हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना चाहेंगे तो सजा लो, क्योंकि गाइस कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बनाता है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, है ना गाइस, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा ना गाइस, है ना। यूलर्स लोड, यूलर्स या यूलर्स क्रिपलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड, यूलर्स क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड, और गाइस बकलिंग लोड, और बकलिंग लोड, और गाइस बकलिंग लोड, बकलिंग लोड अकॉर्डिंग टू, यानी गाइस यूलर्स क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड इन असेंडिंग ऑर्डर,
SCENDI, एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हुआ रे? एसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हुआ? छोटा से बड़ा सर। छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा छोटा से बड़ा किस तरह के कॉलम के इंड कंडीशन में गाइस यूलर्स बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड आ रहा है? तो सर देखिए यहाँ 4 से डिवाइड हो रहा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? सबसे छोटा कौन सा हो गया बाबू? बोलो बोलो बाबू, बोलो। EI मिनिमम बटा गाइस, बोलो बोलो। तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, यही होगा एल एक्चुअल, होगा कि नहीं बाबू? 4 एल एक्चुअल, ये सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा कौन है गाइस? अच्छा गाइस, यहाँ पे कुछ चीज छूट गया ना मेरे से बच्चा, यहाँ पे मेरे से छूटा ना वो चीज, क्या छूटा? ये छूटा है कि नहीं छूटा है? अरे छूटा है कि नहीं छूटा है? जी सर। L2 L एक्चुअल हुआ तो 4 L एक्चुअल का स्क्वायर है ना गाइस, ये सबसे छोटा तो यही हुआ। उसके बाद कौन छोटा है बताओ? कौन छोटा? सब में देख लो ना। उसके बाद गाइस ये तो सबसे छोटा हो गया 4 से डिवाइड के, बाकी सबका डिनोमिनेटर क्या है गाइस? सबका डिनोमिनेटर तीनों का क्या है रे? बोलो ना रे। सेम है, तो सेम है। तो जब सेम है गाइस तो ये तीनों में सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा कौन होगा? यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है। इसके बाद सबसे छोटा कौन हुआ? सबसे छोटा कौन हुआ? कौन हुआ बोलो? हाँ तो बोलो पाई स्क्वायर EI मिनिमम बटा गाइस क्या? महेंद्र सिंह धोनी। क्या गाइस? L एक्चुअल स्क्वायर। फिर गाइस कौन हुआ? कौन हुआ बच्चा? कौन हुआ? पाई स्क्वायर EI मिनिमम बटा गाइस, बटा बोलो बाबू L एक्चुअल। और फिर गाइस कौन हुआ? कौन कौन हुआ? 4 पाई, एक नंबर वाला, एक नंबर वाला लिखो, एक नंबर वाला 4 पाई स्क्वायर EI मिनिमम और बटा गाइस L एक्चुअल। तो गाइस यहाँ से क्या कंसेप्ट क्लियर होता है कि यूलर्स बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड किस तरह के इंड कंडीशन में सबसे कम होता है? किस तरह के इंड कंडीशन में सबसे कम होता है? किसमें कम होता है सबसे कम? सबसे कम किसमें होता है? हाँ किसमें होता है? वन इंड फिक्स्ड फिक्स एंड अदर इंड फ्री। हाँ वेरी गुड, इंड फ्री। और सबसे ज्यादा किसमें होता है? किसमें होता है? बोथ इंड फिक्स। बोथ इंड फिक्स्ड। और ये गाइस क्या हो गया? ये गाइस क्या हो गया? बोथ इंड हिंज हो गया। बोथ इंड्स आर हिंज। और ये क्या हो गया गाइस? ये क्या हो गया? बोलो 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 महेंद्र सिंह धोनी, बोलो ये क्या हो गया गाइस? वन इंड फिक्स्ड एंड अदर इंड गाइस, बोलो बच्चा, एंड अदर इंड गाइस, बोलो बच्चा हिंज। यहाँ से गाइस ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिख लीजिए सारी चीज को अच्छे से। हैव यू जोट डाउन गाइस? नोट डाउन कर नो लिया? सर रुकिएगा। देखो देखो सब फ्री होगा, सब फ्री लिखे हैं। क्या बोला गाइस? क्या बोला? कहाँ क्या होगा बोलो? कहाँ क्या होगा बोलो? क्या होगा? अरे बोलो ना जी, कहीं सर गलती दूसरा है? वाला में सर, हाँ दूसरा वाला में सर। दूसरा बोला क्या होगा? बोथ इंड्स, ये ठीक है। वन इंड फिक्स एंड अदर इंड फ्री, आगे बोथ वाला इंड सर, आगे वाला। ठीक है। ये गाइस क्या होगा? बोथ इंड्स हिंज, तो ठीक तो है बोथ इंड हिंज। वन इंड उसके फिक्स ऊपर एंड वाला अदर, सर कौन सा? फ्री होगा अरे ना सर अच्छा, उसमें। कौन वाला? ऊपर वाला नीचे वाला कौन सा दो यार? बोलो ना, दो तीसरा चौथा कौन सा? 2 नंबर सर। 2 नंबर क्या होगा? क्या होगा? हाँ यहाँ पे क्या होगा गाइस? वन इंड फिक्स एंड अदर इंड क्या होगा? हिंज के जगह फ्री होगा। हाँ करो, सॉरी गाइस। वन इंड फिक्स एंड अदर इंड क्या होगा? अदर इंड क्या होगा? हिंज, यही ना? अदर इंड हिंज, जो यहाँ पे लिखे भी है क्या? यस सर। लिखे भी है ना? लिखे भी है, देखो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? ये चीज यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, लिख दिए अदर इंड हिंज। ठीक है गाइस।
हो गया सर। अब कुछ लिमिटेशंस भी है यूलर्स फॉर्मूला का, वो भी देख लो। ये भी गाइज हमारे समय में आया हुआ क्वेश्चन है, लिमिटेशंस ऑफ यूलर्स फॉर्मूला। ये भी गाइज क्वेश्चन पूछा गया है, कल लगेगा क्लास, कल मॉर्निंग में लग जाएगा, सोम ही ले लेंगे कल मॉर्निंग में, कल ही खत्म होगा, उसके बाद स्टार्ट होगा नया चैप्टर, टॉर्सनल स्पेस खत्म। बहुत है रे पढ़ना, क्या बोलता है गाइस? कोई बोलता है हम 10 दिन में खत्म कर देंगे, 10 दिन में कैसे खत्म करेगा? तुम ही बताओ, सब डेरिवेशन छोड़ देगा क्या? हाँ, यस सर, कर सकता है। कितना मेहनत लगा है, तुम देखा जो सोम का क्लास रेगुलर किया है उसको पता है कि दीपक सर किस लेवल का सोम पढ़ाया है, किस लेवल का गाइस पढ़ाया है। हाँ, यस सर। अब गाइस लिखेंगे, ये भी पूछा गया है हमारे जमाने में, मेरे समय में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, SBT झारखंड सिविल इंजीनियरिंग 2014 है ना। लिमिटेशंस ऑफ, लिमिटेशन से लिख लो, आता है गाइस एग्जाम में। लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब क्या हुआ? ड्रॉबैक। लिमिटेशन और ड्रॉबैक, और ड्रॉबैक, ड्रॉबैक, लिमिटेशन और ड्रॉबैक किसका? लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स ऑफ यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स, यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला फॉर द crippling load, for the crippling load, for the crippling load, crippling load, crippling load, crippling, CRI crippling load, load और गाइस बकलिंग लोड। अभी क्लास मत छोड़िए सर, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अब नहीं पढ़े तो कब पढ़ेंगे? बकलिंग लोड। कॉलेज में तो कुछ होता नहीं है, 22:30 है सारा चीज, ना नोट से प्रिपेयर होगा ना कुछ होगा, पूछे होगा गाइस। जब ब्रांच पेपर है डॉक्टर जैसा बाबू, लिख देता है सर। क्या लिख कर देता है, क्या कर देता है गाइस? सर डॉक्टर जैसा लिख देता, पता ही नहीं चलता क्या लिखा। महेंद्र सिंह धोनी में बोल दो गाइस, है ना। देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस हम लोग का, तो गाइस इसको तुम लोग का भी आ सकता है, लिखने के लिए आ सकता है। तो गाइस सबसे पहला चीज हम लोग क्या लिखेंगे? यूलर्स फार्मूला इज वैलिड, तब वैलिड होगा जब यूलर्स एजम्पशन को फॉलो किया जाएगा, यानी कि जो हम 7 को एजम्पशंस लिखाए हैं वो गाइस तभी यूलर्स फार्मूला वैलिड होगा। यूलर्स फार्मूला इज वैलिड, यूलर्स फार्मूला इज वैलिड, यूलर्स फार्मूला इज वैलिड, यूलर्स फार्मूला इज वैलिड if the Euler's assumptions are fulfilled, if the Euler's assumptions are fulfilled, assumptions are fulfilled, assumptions are fulfilled, मतलब यूलर्स assumption को जब फुलफिल किया गया है तभी यूलर्स फॉर्मूला वैलिड है, यानी कि यूलर्स assumptions को नहीं फॉलो करेंगे तो यूलर्स फॉर्मूला वैलिड नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है ना गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है ना, यूलर्स फॉर्मूला तभी वैलिड है जब यूलर्स के एजम्पशंस को भी फॉलो किया गया है, फॉलो करें, फुलफिल कर रहा है ना। यदि वो लॉन्ग कॉलम के लिए लिखा है, तुम शॉर्ट कॉलम में यूलर्स फॉर्मूला से निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा, इंटरमीडिएट में निकालो गलत हो जाएगा, समझा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे गाइस कि यूलर्स फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो, यानी गाइस एक सर्टेन सिलेंडरनेस रेशियो के लिए ही वैलिड है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका तो हम डिस्क्रिप्शन भी करते हैं। यूलर्स फॉर्मूला इज वैलिड, 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 वैलिड फॉर द सर्टेन वैल्यू ऑफ फॉर द सर्टेन वैल्यू, फॉर द सर्टेन वैल्यू, फॉर द सर्टेन वैल्यू of slenderness ratio, value of slenderness ratio, slenderness ratio,
है ना। यूलर्स फॉर्मूला इज वैलिड फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो, यानी एक सर्टेन वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस वैल्यू तक ही गाइस यूलर्स फॉर्मूला वैलिड करेगा। ये चीज को थोड़ा हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो देखो गाइस, तो हमको ये बताओ गाइस, क्रिपलिंग देखो है ना, बकलिंग लोड के चलते कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा बताओ। क्रिपलिंग स्ट्रेस देखो बहुत अच्छा से हम समझाते हैं गाइस। क्रिपलिंग स्ट्रेस या फिर गाइस हम लोग लिखते हैं बकलिंग स्ट्रेस, या फिर लिखते हैं गाइस बकलिंग स्ट्रेस। तो अब जब स्ट्रेस बोला तो लोड कैसा होगा, तुम ही लोग बोलो कैसा होगा, बकलिंग लोड होगा। या फिर गाइस क्या लिख सकते हो, बकलिंग लोड, या फिर गाइस क्या लिख सकते हो, क्रिपलिंग लोड। क्रिपलिंग लोड बहुत अच्छा। और नीचे में गाइस क्रॉस सेक्शनल एरिया ही आएगा, टेंशन मत लो। नीचे में गाइस, और बकलिंग लोड वो, क्रिपलिंग लोड वो लोड होता है जिसपे गाइस कॉलम बकल करने लगता है। ये गाइस मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, बहुत आसान कंसेप्ट है। तो गाइस यहाँ पर क्रिपलिंग स्ट्रेस के लिए हम गाइस क्या दे देते हैं, स्ट्रेस है ना, यूलर साहब का है तो हम ई यूज करते हैं, यूलर्स के लिए ई यूज करते हैं। तो गाइस सिंपली इसको गाइस नोटेशन में लिखना है तो पीई यूलर्स के लिए और बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो गाइस तुमको पता है ना बाबू, पता है कि जनरलाइज फार्मूला क्रिपलिंग लोड का क्या होता है, बोलो क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, महेंद्र सिंह धोनी बोलो क्या होता है गाइस, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बटा गाइस एल इफेक्टिव का स्क्वायर नीचे आ गया गाइस, और इनटू गाइस क्या हो जाएगा, हाँ बच्चा क्या हो जाएगा, इनटू ए हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस। अब देखो एगो चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, कंसेप्ट देखो गाइस, है ना, कंसेप्ट देखो गाइस, रेडियस ऑफ जाइरेशन है ना गाइस, रेडियस ऑफ जाइरेशन है ना, आर का वैल्यू गाइस, रेडियस ऑफ जाइरेशन आर इज इक्वल टू या फिर आर मिनिमम इज इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो गाइस क्या हो जाएगा, रूट अंडर आई मिनिमम बाई ए होगा रे, आई मिनिमम बाई ए। यदि स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आर स्क्वायर मिनिमम, और ये गाइस मेरा आई मिनिमम, और ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ से आई मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू आर स्क्वायर मिनिमम इज इक्वल टू गाइस आई मिनिमम। ये वैल्यू को गाइस हम लोग यहाँ रखी करेंगे। जब यहाँ पे रखिएगा ट्रिपलिंग स्ट्रेस तो पाई स्क्वायर ई, और आई मिनिमम का वैल्यू रखोगे तो ए इंटू आर स्क्वायर मिनिमम, और बटा गाइस क्या हो गया, एल इफेक्टिव, कट गया। तो गाइस यहाँ से क्या आ गया, पता नहीं सर क्या आ गया, सिग्मा ई क्रिपलिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आ गया। और ये गाइस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एल इफेक्टिव है, और ये गाइस मेरा आर मिनिमम ऐसे रख दो, और इसका गाइस होल स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर हो गया ऊपर चढ़ गया, इसको लिख ही सकते हैं। और ये देखो एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव बाई आर, या फिर गाइस ऐसे ही लिखो एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम। गाइस सिलेंडर रेशियो ऐसे क्या होता है, एल इफेक्टिव बाई आर होता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, गाइस पाई स्क्वायर ई बटा लेमडा मिनिमम। ये गाइस मेरा क्या हो गया, सिलेंडरनेस रेशियो हो गया बाबू, ये मेरा क्या हो गया, सिलेंडरनेस रेशियो हो गया। तो यहाँ से गाइस मैंने एक्सप्रेशन क्या डिराइव कर दिया है, यहाँ से गाइस एक्सप्रेशन मैंने क्या डिराइव किया है, यहाँ से गाइस मैंने एक्सप्रेशन क्रिपलिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या किया है गाइस, क्रिपलिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई बटा लेमडा स्क्वायर मिनिमम, तो गाइस यहाँ से लेमडा का फॉर्मूला निकाल सकते हो, लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू, इसे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा गाइस पाई स्क्वायर ई बटा गाइस क्रिपलिंग स्ट्रेस ये, और अंडर रूट। अब गाइस ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकला यहाँ से। अब गाइस याद रखिए, है ना, फॉर माइल्ड स्टील किसको बोलते हैं बताओ, माइल्ड स्टील किसको बोलते हैं, प्लेन बार को बोलते हैं। उसमें गाइस जो मेरा है ना गाइस, है ना, बात को समझिएगा, है ना गाइस, फॉर माइल्ड स्टील ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू होता है गाइस 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये होता है गाइस फॉर माइल्ड स्टील ई इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये होता है गाइस इतना, ठीक है ना, ये इतना होता है। और गाइस ये देखा गया है, ये फॉर माइल्ड स्टील एक्सपेरिमेंटली है गाइस, ये जो रिजल्ट है ये क्या है रे लड़का, क्या है,
एक्सपेरिमेंटली, है ना, ये एक्सपेरिमेंटली किया गया है। एंड गाइस जो क्रिपलिंग स्ट्रेस डेवलप होता है वो कितना होता है, वो होता है 320 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इस वैल्यू को रख दीजिए, इस वैल्यू को यहाँ पे रखो, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। कैलकुलेटर से गाइस यहाँ पे वैल्यू को जब तुम सॉल्व कीजिएगा 2 × 10⁵, यहाँ पे गाइस 320, तो ये वैल्यू आएगा गाइस मेरा 80 पॉइंट कुछ आता है, 80 पॉइंट गाइस आता है 48 आता है। इसका मतलब गाइस कहने का तात्पर्य है कि मीनिंग क्लियर बाय, इफ दिस स्लेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू हो जाए 80 या फिर लेस देन हो जाए, तब गाइस मेरा यूलर्स फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, है ना गाइस, याद रखिएगा। क्या कहने का मतलब फिर हम और अच्छे समझाते हैं। मीनिंग देयर बाय if slenderness ratio is equal, if slenderness ratio is equal or less than, is equal or less than 80 पॉइंट भी लिख सकते हो, 80.48, then Euler's formula is not valid, then Euler's formula is not valid, not valid. Euler's formula is valid, Euler's formula is valid, Euler's formula is valid, Euler's formula is valid, is valid for the column, have been, इतना हम परीक्षा में लिख दिए थे 8 नंबर में रख के, have been slenderness ratio more than 80.48। यानी कि गाइस कहने का तात्पर्य ये है, सुनो ध्यान से, है ना, कहने का तात्पर्य क्या है, बात को समझिए। हमने गाइस क्या बोला, यूलर्स फॉर्मूला इज वैलिड फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो, यानी गाइस स्लेंडरनेस रेशियो के सर्टेन वैल्यू के लिए ही वैलिड होगा। तो हमने ये फॉर्मूला निकाला, लैम्डा मिनिमम पाई स्क्वायर ई, है ना, ये सिग्मा ई। गाइस माइल्ड स्टील के लिए एक्सपेरिमेंटली ई का वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 2 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर हमको पता है। और उसमें जो गाइस वो लोड जिसके पास कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम क्या होने लगेगा गाइस, कप है ना, यदि स्टील का है, माइल्ड स्टील का है, तो वो गाइस मेरा बकल करने लगेगा, वो है 320 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का। यानी बात को समझिए, यानी इस स्ट्रेस के बाद मेरा कॉलम क्या होने लगेगा, माइल्ड स्टील क्या होने लगेगा, बकल होने लगेगा। बात को समझो, जब ये वैल्यू को हम लोग निकालेंगे तो मेरा लेम्डा का वैल्यू कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो कंसेप्ट को समझो, कितना आ रहा है 80.48, यानी इससे कम यदि रहेगा तो बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, साइंटिस्ट का दिमाग है। इसके यानी लोड आएगा तो स्ट्रेस डेवलप होगा, तो गाइस 320 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर डेवलप होगा माइल्ड स्टील में, तब जाके कॉलम क्या होने लगेगा, बकल जब बकल होने लगेगा, यानी कि इस हिसाब से ये गाइस मेरा फेलियर स्ट्रेस हुआ, कॉलम को बकल कराने के लिए, यानी उस हिसाब से मेरा कितना आ रहा है स्लेंडरनेस रेशियो 80.48, यानी 80.48 से यदि वैल्यू मेरा कम आ रहा है तो कॉलम बकल नहीं कर रहा है। तो जब बकल नहीं कर रहा है तो गाइस यूलर्स फॉर्मूला किसके लिए है, बकलिंग के लिए है। यानी 80.48 के लिए गाइस मेरा यदि 80.48 गाइस किसी का आ रहा है, उससे कम आ रहा है, तो गाइस यूलर्स फॉर्मूला मेरा वैलिड नहीं होगा, 80.48 के लिए वैलिड होगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे आएगा तो लिख देना, मेरे समय में आया हुआ क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का, मैंने इतना पूरा लिखा था, पूरा इतना लिख दिया था। समझ में आया बाबू, आया कि नहीं आया बोलो। आ जाए बोर्ड नंबर 2 में, आ जाए। यस सर। लास्ट टॉपिक है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हाँ बोलो बाबू। उसका वैल्यू आ रहा है सर 78.5 आ रहा है। 78.5, तो 78.5 पे लिखिए, जितना आ रहा है लिख दो, हमको नहीं पता कितना आ रहा है, रुक जाओ हम चेक कर लेते हैं, जितना आ रहा है गाइस वही लिख दीजिए, चेक कर लेते हैं।
पाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 और गाइज 320। ये गाइज मेरा आ रहा है 78 आ रहा है। लिख दो 78, 78 ही लिखो गाइज। 78.54 यहाँ पे भी हटा दो। 78.54, 78.54, 78.54। चलो ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं, वही कंसेप्ट। इससे कम रहेगा तो वैलिड नहीं है। चलो मे आई प्रोसीड फॉर गाइस बोर्ड नंबर 2। 1 में आ जाए, बोलो। यस सर। बोलिए सर, बोलिए बोलिए महेंद्र सर एक बार रिपीट कीजिएगा सर थोड़ा सा। अरे हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि हमारा जो यूलर्स फॉर्मूला है वो एक सर्टेन वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो के लिए ही वैलिड है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करते गए, लेमडा मिनिमम आया पाई स्क्वायर ई बटा, तो माइल्ड स्टील गाइस कॉमन होता है, उसका ई हमको पता है 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, और क्लिपलिंग स्ट्रेस में 320 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है गाइस। ये मतलब इस पर फेल होने लगता है। इतना स्ट्रेस यदि माइल्ड स्टील में डेवलप हुआ तो कॉलम क्या कर जाएगा, माइल्ड स्टील क्या कर जाएगा रे, बकल कर जाएगा। यानी कि इससे ये गाइस मेरा अल्टीमेट बेंचमार्क हो गया। यानी अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा स्लेंडरनेस रेशियो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है गाइस, कितना आ रहा है 78.54। कितना आ रहा है 54। यानी कि गाइस ये इससे यदि कम होगा, इससे और कम हुआ, इससे कम हुआ तो गाइस मेरा यूलर्स फार्मूला वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बकलिंग फेनोमेना नहीं होगा। फेल हो इस वैल्यू को रखने पर ना मेरा इतना वैल्यू आ रहा है, यानी इससे ज्यादा होने लगेगा तो गाइस मेरा वैल्यू वैलिड है। देखो यूलर्स फार्मूला इज वैलिड फॉर द कॉलम हैविंग स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 78.54। इससे कम रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि गाइस इससे पहले इतना पे ना वो बकलिंग स्टार्ट करेगा जब ये स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है गाइस। अब गाइस छोड़ दो, क्या 9 बज गया है। अब ये वो रैंकाइंस फार्मूला सुबह में पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल बना के चीजें को क्या करेंगे गाइस, क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। क्या बहुत हो गया क्या, क्या गाइस तुम लोग भी थक गया यस सर। क्या? सुबह में गाइस आराम से हम लोग 7 बजे आएंगे, और कल छोड़ना नहीं है क्लास गाइस। सोम का फेयरवेल देना है भाई, फिर मेरा मंत्र जाएगा 7 से 9 AM। ये भी नहीं और छोड़ना नहीं है। अंत भला तो सब भला। तो कल क्या होगा मॉर्निंग में, सुन लीजिए। कल होगा रैंकाइंस फार्मूला, तुरंत निकाल देंगे 10 से 15 मिनट में, और इस पे न्यूमेरिकल्स अच्छा खासा बना देंगे गाइस। और यदि न्यूमेरिकल सफिशिएंट हो जाएगा तो हम लोग फिर रात में टॉर्सनल स्ट्रेस फिनिश करेंगे, है ना गाइस। देखो इतना टारगेट है कि कल फिनिश करना है गाइस। आप लोग होली मनाइए लेकिन क्लास कर लीजिए, क्लास गाइस कर लीजिए, ठीक है। होली बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, घर में हो, मोबाइल में। तुमको कोई इंस्टीट्यूशन तो जाना नहीं है कि तुमको कोई रन तोप देगा। अरे पढ़ने के लिए एक रूम में हम बंद हो जाएंगे तो क्या करेगा, हमको आके घर में लगा देगा रंग, घर में लगा देगा। इतना हिम्मत है? तो गाइस आराम से पुआ खाओ, कचौड़ी पकौड़ी सब खाइए, और प्रेम से गाइस पढ़िए भी। तो जब क्लास हो तो लाइव में आ जाइए, क्लास कर लीजिए, उसके बाद फिर होली एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास गाइस मैं ऑफ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि गाइस मेरा भी बेंचमार्क 10 तक ही है। 10 मार्च अल्टीमेटम है, रिस्क है मेरे ऊपर, ठीक है ना। तो रिस्क है तो रिस्क है, ठीक है ना। बहुत सारा कंसेप्ट है यार, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल, तो ये चैप्टर फिनिश कंफर्म हो ही जाएगा। और रात में गाइस हम लगाएंगे। हम सोचे क्या यार, शिव शंकर सर आज क्लास लेगा, तो सोचे कि सुबह में 2 घंटा का तुम लोग का MB यूज हो गया, रात में 2 घंटा यूज, सर। और वो लिया नहीं। अब अंतिम समय में फिर हम क्या चेंज करते हैं, होता है ना, फिर एकाएक वो बोला आज हम नहीं लेंगे, समझा। नहीं तो आज हम ले लेते तो मेरा ये चैप्टर तो फिनिश होता ना। अब कल कंफर्म था कि टॉर्सनल स्ट्रेस 4 घंटा में खत्म हो जाता ना, होता कि नहीं होता। यस सर। क्या करें? चलो ठीक है, सुबह में मिलते, सो फिनिश करते हैं। सुबह में 7 बजे लाइव में आ जाइएगा।